वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक साइंस में बहुत बहुत वेलकम है। जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 में जुलाई 2023 की तैयारी कर रहे हैं और उसी में हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देख रहे हैं जो लेटेस्ट वाले आपके 2023 में हुए थे। और आज की क्लास में हम 18 जनवरी 2023 का पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं और इसकी रेस्पॉन्स शीट मेरे को नितिका ने भेजी थी। तो बिग थैंक्स टू नितिका कि उन्होंने अपनी रेस्पॉन्स शीट भेजी और उसी की वजह से हम ये पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं। अभी भी अगर आपके पास कोई भी रेस्पॉन्स शीट हो आगे की डेट की, जैसे 23 जनवरी की हो, वो मेरे को अभी तक नहीं मिली है। फरवरी में अगर आपके जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी रेस्पॉन्स शीट अगर आपके पास है, जो आंसर की आपने डाउनलोड की थी, अगर वो आपके पास है तो प्लीज़ उसको मेरी मेल आईडी shilpi511@gmail.com पर ज़रूर भेजें। और अगर आपको साइंस के नोट्स चाहिए, बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं, 6, 7, 8 की पूरी कंप्लीट समरी है, बहुत ही अच्छे से उसमें पूरा प्रॉपर डिफाइन किया है, तो वो नोट्स भी आपको मिल जाएंगे और प्रीवियस ईयर साथ में विद आंसर्स वो भी आपको मिल जाएंगे। सिंपली आपको क्या करना है, 120 रुपीज़ पे करने होंगे और उसके रिगार्डिंग आप मेरे को मेरी मेल आईडी shilpi511@gmail.com पर भी मेल कर सकते हैं, या फिर ये व्हाट्सएप नंबर है 9411662115, इस पर भी नोट्स के लिए जो है आप मेरे को जो है मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं 18 जनवरी 2023 का पेपर सॉल्यूशन। और इसमें पहला क्वेश्चन है, ये देखिए, एसिड बेस और सॉल्ट वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन पक्का आएगा और यहाँ से इंडिकेटर जो सूचक वाला क्वेश्चन है वो डेफिनेटली देखने को मिलेगा। हिंदी में भी अभी हम इसको आगे देखेंगे। सुनीता क्या करती है, पुट द फ्लोइंग इंडिकेटर इन सॉल्यूशन ए बी एंड सी एंड मेक द फ्लोइंग ऑब्जर्वेशन। द केमिकल नेचर ऑफ ए बी सी, यहाँ पर हमको बताना है कि जो केमिकल नेचर होगा ए बी सी का वो बताना है। बेसिकली किसी सब्सटेंस में कोई एसिड है, अम्ल है या बेस है, कोई क्षार है, उसका हमें पता कैसे चलता है, उसका पता चलता है हमें इंडिकेटर से, किससे, सूचक से। ये इंडिकेटर पर जब हम टेस्ट करते हैं उस सब्सटेंस को, तो अगर वो कुछ कलर चेंज करते हैं तो उससे हमें पता चल पाता है कि उस सब्सटेंस में एसिड है, अम्ल है, या उस सब्सटेंस में बेस है या क्षार है। तो इंडिकेटर बहुत बड़ा, जो सूचक होते हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ये बताने के लिए कि किस सब्सटेंस में एसिड है, अम्ल है और किस सब्सटेंस में आपका बेस है, क्षार है। तो यहाँ पर कुछ नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, जैसे टर्मरिक है, वो नेचुरल है, नेचुरली पाई जाती है, तो वो भी एक तरह से सूचक इंडिकेटर की तरह काम करती है। लिटमस का जो पेपर होता है वो भी आपका नेचुरल इंडिकेटर ही होता है। उसके अलावा जो फिनोल्फ्थलीन है, मिथाइल ऑरेंज है, ये आपके सिंथेटिक, ये जो होते हैं ये सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। अब देखिए, जो सुनीता थी उसने टर्मरिक को जब सॉल्यूशन ए में डाला तो वहाँ पर कोई चेंज जो है उसे देखने को नहीं मिला। सेम ऐसी जब उसने फिनोल्फ्थलीन को भी डाला तो तब भी वहाँ पर वो कलरलेस रहा। इट मीन जब कोई चेंज देखने को नहीं मिला तो आपको पता होगा जो टर्मरिक और फिनोल्फ्थलीन होते हैं वो वहाँ पर एसिड और एसिड के साथ जो होते हैं वो रिएक्शन नहीं करते हैं। तो इससे हमें अब ये क्लियर हो गया, जो सॉल्यूशन ए था वो आपका क्या था, वो एसिडिक था, क्योंकि टर्मरिक जो है एसिड के साथ कोई वहाँ पर कलर चेंज नहीं करती, उसका कलर जो है सेम रहता है, जो येलो होता है। सेम ऐसे ही फिनोल्फ्थलीन जो एसिड होते हैं उनके साथ कोई रिएक्शन नहीं देते हैं। तो इट मीन्स ये जो सॉल्यूशन था वो एसिडिक था, इसी वजह से टर्मरिक और फिनोल्फ्थलीन ने यहाँ पर कोई कलर जो है अपना चेंज नहीं किया। तो एसिडिक वाले हमें अभी दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट और फोर्थ। उसके बाद देखते हैं, जब टर्मरिक को सॉल्यूशन बी में डाला गया तो इस बार इसने रेडिश ब्राउन कलर दिया, और जब फिनोल्फ्थलीन को इसमें डाला गया सॉल्यूशन बी में तो इसने पिंक कलर दिया। और अब आपको ये बात पता है कि जो टर्मरिक होती है वो एसिड के साथ तो कोई रिएक्शन नहीं करती, वहाँ पर कोई कलर चेंज नहीं होता, लेकिन वो बेस के साथ वहाँ पर कलर चेंज करती है। और जो टर्मरिक है वो येलो कलर से किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो आपकी रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाती है। किसके साथ, बेस के साथ, क्षार के साथ। सेम ऐसे ही फिनोल्फ्थलीन भी जो बेस होते हैं, जो क्षार होते हैं, उनके साथ क्या करता है, पिंक कलर जो है वहाँ पर शो करता है। तो अब हमें ये क्लियर हुआ, यहाँ पर जो सॉल्यूशन बी था वो क्या था, वो आपका बेसिक था नेचर में, ठीक है। और इससे हमारा अभी फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन दोनों ही बने हुए हैं। अब उसके बाद जब इसको सॉल्यूशन सी में डाला गया तो टर्मरिक को वहाँ पर उसका कलर कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि टर्मरिक का जो कलर माना जाता है वो येलो है और अभी भी वो येलो ही रहा है। इट मीन्स वो यहाँ पर फिर से क्या है, वो सॉल्यूशन आपका एसिडिक ही होगा। और सेम ऐसे ही फिनोल्फ्थलीन में वो कलरलेस रहा, तो यहाँ पर फिर से वो एसिडिक ही सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि हमको पता है जो फिनोल्फ्थलीन होता है वो एसिड के साथ अपना कलर चेंज नहीं करता, सिर्फ बेस के साथ वो अपने
कलर को किस में कन्वर्ट कर देता है, पिंक में कन्वर्ट जो है वो वहाँ पर कर देता है। तो यहाँ पर फिर से ये क्या था, ये एसिडिक था, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर मेरा सही हो जाएगा। ए बी सी की जो रासायनिक प्रकृति है, ए क्या है हमारा अम्लीय है, और बी क्या है हमारा क्षारीय है, और सी भी क्या है हमारा अम्लीय है। तो ये हिंदी में भी पूरा दे रखा है, इसको भी आप अच्छे से देख सकते हैं, बाकी समझा तो मैंने दिया ही है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए 2021-22 की जो शिफ्टों में क्वेश्चन बना था वहाँ से रिपीट करा हुआ क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन वाटर कैन नॉट बी यूज टू एक्सटिंग्विश फायर। निम्न में से किस स्थितियों में जल को अग्नि बुझाने के उपयोग में नहीं लाया जा सकता, ये हमको बताना है। देखिए अग्नि बुझाने के लिए हमें ऑक्सीजन का जो कॉन्टैक्ट है, ये जो ऑक्सीजन, देखिए हमें जब अग्नि जलानी होती है तो वहाँ पर ऑक्सीजन चाहिए होता है। अगर हम ऑक्सीजन को हटा दें तो जो फायर वहाँ पर जल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। देखिए तो किस में हमें पानी की ज़रूरत जो है वो नहीं होगी। फायर कॉज्ड बाय वुड, देखिए जब वुड लकड़ी पर आग लगती है, अगर आप उस पर पानी डालेंगे तो वो आग जो है वहाँ पर बुझ जाती है, तो वहाँ पर वाटर यूज़फुल होता है। वाटर बेसिकली ये जो वुड होती है ये आपकी कंबस्टिबल मटेरियल है जो जलते हैं। जैसे लकड़ी है उसको हम जलाते हैं तो वो जलती है, पूरी कंबस्टिबल मटेरियल है। जैसे लकड़ी हो गया, पेपर हो गया, रबर हो गया, ये सब कंबस्टिबल मटेरियल हैं जो कि जलते हैं। जलने से क्या होता है, जब हम इन पे पानी डालते हैं तो वहाँ पर ये भाप वहाँ पर देते हैं। जब वो भाप बनती है तो वो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट को क्या करती है, ख़त्म कर देती है, जिससे क्या होता है आग बुझ जाती है। तो वहाँ पर जो है वाटर जो है रोल प्ले करता है और वो आग बुझाने में काम आता है। तो यहाँ पर ये तो सही हो जाएगा, इसमें हम पानी का प्रयोग कर सकते हैं। जितने भी कंबस्टिबल मटेरियल होंगे, चाहे पेपर हो, रबर हो, वुड हो, ये सब जब जलते हैं और इनमें हम पानी डाल देते हैं तो पानी जो है वो भाप बनता है, भाप वहाँ पर बहुत ज़्यादा उठती है, और जिसकी वजह से क्या होता है ऑक्सीजन का जो संपर्क है वो वहाँ पर कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और आग बुझाने में पानी वहाँ पर मदद करता है। लेकिन हमको बताना है जहाँ पर मदद नहीं करता। तो ए जब नहीं आएगा तो ये दोनों ऑप्शन हो गए यहाँ से बाहर। फायर कॉज बाय इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, देखिए इस केस में हम पानी का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि पानी जो है यहाँ पर शॉर्ट सर्किट के केस में, क्योंकि पानी जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो वहाँ पर क्या होगा, उस आग को बुझाने में मदद नहीं करेगा। तो इस वजह से ये भी यहाँ पर आंसर में आएगा, बी तो आएगा ही आएगा। और जब बी आएगा तो ये वाला ऑप्शन हट के ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारा आंसर होगा। विद्युत लघु पथन द्वारा उत्पन्न अग्नि, उस केस में पानी जो है हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि पानी जो है वो गुड कंडक्टर है, और वो जो है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी में जो आग लगी है उसको बुझाने में मदद वहाँ पर फिर वो नहीं करेगा। फायर कॉज्ड बाय एक्सप्लोजन इन द कार, देखिए आपने देखा होगा जब कार में आग लग जाती है, अगर उस पर पानी डालते हैं तो वो आग और बढ़ जाती है, क्योंकि पानी में क्या है ऑक्सीजन, और उससे क्या होता है वो वहाँ पर उसको और आगे बढ़ाने में मदद करता है। कार में विस्फोट द्वारा उत्पन्न अग्नि, तो वहाँ पर जो पानी अगर आप डालेंगे तो उसमें हम उसको यूज़ नहीं करेंगे टू एक्सटिंग्विश फायर की तरह में। तो बी और सी यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कि जिसमें हम पानी का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 जो प्रेशर दाब वाला चैप्टर है वहाँ से क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। बैग विद वाइड स्ट्रैप आर प्रिफर्ड टू कैरी हैवी लोड, द रीज़न फॉर दिस इज़, भारी भार ले जाने के लिए चौड़े पट्टों के थैलों को प्राथमिकता दी जाती है, इसका कारण क्या है। देखिए प्रेशर जो होता है, जो दाब होता है वो क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स मतलब बल, एरिया मतलब क्षेत्रफल। अगर देखिए एरिया के रेसिप्रोकल है, अगर मैं एरिया बढ़ाऊंगी, क्षेत्रफल बढ़ाऊंगी तो प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा जो नाइफ होते हैं, जो चाकू होते हैं, उनका जो एरिया होता है वो बहुत कम होता है, वो बहुत ही पतले होते हैं। उनका एरिया जो क्षेत्रफल है वो कम होने की वजह से वहाँ पर क्या होता है, प्रेशर जो दाब है वो ज़्यादा हो जाता है, और इसी वजह से हम सब्सटेंस को बड़ा इजीली क्या होते हैं उसको काट पाते हैं। तो अगर एरिया कम करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, और एरिया अगर हम बढ़ा देंगे तो प्रेशर जो दाब है वो वहाँ पर घटता है, उसकी जो है हास वहाँ पर होता है। जैसे आपने देखा होगा जो कुली होता है वो अपने सिर पर क्या करता है, गोल गोल कपड़ा भी लपेट लेता है, ताकि वो अपने सिर का जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है वो बढ़ा दे। और उस एरिया को बढ़ाने से होता क्या है, प्रेशर जो है वो वहाँ पर, दाब जो है वहाँ पर कम हो जाता है। तो इसलिए सेम ऐसे ही बैग में जो पट्टियाँ होती हैं वो चौड़ी होती हैं ताकि एरिया बढ़ जाए और प्रेशर वहाँ पर कम हो जाए। इंक्रीज इन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट रिड्यूस प्रेशर एक्सर्टेड, संपर्क के क्षेत्रफल में वृद्धि से डाले गए पर क्या होता है, दाब में क्या होता है वो वहाँ पर हास होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आंसर होगा। और प्रेशर के बारे में आप याद रखेंगे, देखिए एक चीज़ होती है फोर्स, बल,
बल आप किसी भी दिशा में लगा सकते हैं, लेकिन जो प्रेशर होता है, जो दाब होता है, वो हमेशा किसी भी एरिया के परपेंडिकुलर ही लगता है। कभी कभी कन्फ्यूज़न होता है कि फोर्स और प्रेशर में फ़र्क क्या है, बच्चों को प्रेशर पता ही नहीं होता क्या होता है। जो प्रेशर है, जो दाब है, वो याद रखेंगे हमेशा जो पर्टिकुलर एरिया है उसके परपेंडिकुलर ही जो है वो वर्क करता है, तब वो वहाँ पर आपका प्रेशर होता है, दाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, द स्पीड ऑफ लाइट। देखिए अब ये स्पीड ऑफ लाइट वाला क्वेश्चन आ गया। पिछली शिफ्ट में कैसा क्वेश्चन था आपका, स्पीड ऑफ साउंड से जो था वो क्वेश्चन था। स्पीड ऑफ लाइट अभी हम हिंदी में भी देख लेंगे। स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस एज इट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर एज द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम चेंजेस। जैसे मैंने अभी पीछे आपको क्लास में बताया था कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो मीडियम टू मीडियम में जब जाती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो वो अपनी स्पीड जो है वहाँ पर चेंज करती है। कैसे चेंज करती है? सपोज़ ये एयर है और ये आपका वाटर है, तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पर पानी की डेंसिटी जो है ज़्यादा है, वहाँ पर जो मॉलिक्यूल है पास पास, पानी की डेंसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एयर। एयर की जो डेंसिटी है वो कम होती है, और जिसकी डेंसिटी कम होती है, घनत्व कम होता है, उस मीडियम को, उस माध्यम को हम क्या बोलते हैं? रेयरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेयरर बोलते हैं। और जिसकी डेंसिटी, घनत्व ज़्यादा होता है, उसे हम मीडियम को क्या बोलते हैं? उस माध्यम को हम डेंसर बोलते हैं। तो जब लाइट हल्के से भारी में जाती है, रेयरर मतलब हल्का, क्योंकि डेंसिटी जो घनत्व होता है वो किस पर निर्भर करता है? मास अपॉन वॉल्यूम पर। तो ये किस पर निर्भर कर रहा है? मास पर। मतलब मास कम तो डेंसिटी कम, द्रव्यमान कम तो घनत्व कम। तो अब हम ये भी बोल सकते हैं, अगर मेरा एक सब्सटेंस एयर है जो कि हल्की है एज कम्पेयर टू पानी के, तो जब लाइट हल्के से भारी में जाती है तो उसकी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो वहाँ पर घट जाती है, क्योंकि मॉलिक्यूल पास पास होते हैं, और जो हल्का मीडियम था वहाँ मॉलिक्यूल दूर थे, तो वहाँ स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा थी। लेकिन जब वो भारी मीडियम में गई, डेंसर मीडियम में गई, तो वहाँ पर जो स्पीड ऑफ लाइट है, जो जो प्रकाश की चाल है, वो वहाँ पर घट जाती है। बस इतना पॉइंट आपको याद रखना है, और अगर ये बात क्लियर है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमारे मीडियम है ए बी सी डी, 4 मीडियम में जो है वो लाइट गई है। तो इन्हीं के आधार पर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना है ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम। मतलब हमें इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर से अरेंज करना है कि किसकी डेंसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे कम। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें ये जो मीडियम दिए हैं ए बी सी डी, ये जो माध्यम दिए हैं, इनको हमें क्या करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब देखिए जब लाइट ए से बी में गई है ना, जब लाइट क्या हुआ? ए से बी में गई, ये ए है ये बी है, तो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट जो है, जो प्रकाश की चाल है, वो यहाँ पर बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। और वो इंक्रीज कब होगी? जब वो ए से बी में जा रही है, क्योंकि जो बी मीडियम होगा वो ज़्यादा हल्का होगा, वो रेयरर होगा एज कम्पेयर टू ए। ए जो है वो यहाँ पर ज़्यादा भारी होगा बी से। तभी तो क्या हुआ? जब लाइट भारी से हल्के में गई, तभी तो लाइट जो है वहाँ पर, स्पीड ऑफ लाइट जो है वहाँ पर जो है वो बढ़ जाएगी। तो अब मुझे ये क्लियर हो गया, ए और बी में अगर मैं बात करूँ तो ए की डेंसिटी ज़्यादा है, ए की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बी। बी की डेंसिटी जो है ए के कंपैरिजन में कम है। तो ए हमेशा यहाँ पर ऑर्डर में देखा जाए तो बी से पहले ही आना चाहिए। तो ए बी से पहले आना चाहिए। सभी ऑप्शनों में मैं देखूँ कि इस ऑप्शन में बी पहले दे रखा है, तो ये यहाँ से बाहर होगा। तो क्योंकि ए की डेंसिटी ज़्यादा है, तभी तो क्या हुआ था? जब वो ए से बी में गया तो वहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट क्या हुआ? बढ़ गई थी। ठीक है, क्लियर हुआ? अब जब ऑब्जेक्ट, जब वो जो लाइट है, सॉरी प्रकाश है, जब बी से सी में गया, किस में गया? बी से सी में गया, तो वहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट घट गई। स्पीड ऑफ लाइट जो है, प्रकाश की चाल घटेगी कब? जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। और वो कब घटती है? जब दूसरा मीडियम जिसमें वो जा रही है, अगर वो डेंसिटी वहाँ पर, उसका घनत्व अगर ज़्यादा है, तो वहाँ पर लाइट घटेगी। तो अब मुझे बी और सी में भी ये क्लियर हो गया कि जो सी है उसकी डेंसिटी जो है वो बी से ज़्यादा है, सी का घनत्व जो है वो बी से ज़्यादा है। तभी तो क्या हुआ? जब लाइट बी से सी में गई तो वहाँ पर जो प्रकाश था वो घट गया। और वो घटेगा तभी जब वहाँ पर जिस मीडियम में, जिस माध्यम में वो जा रही है, उसकी अगर घनत्व जो है वहाँ पर ज़्यादा है, तो सी का घनत्व ज़्यादा रहा होगा, तभी जो लाइट है वहाँ पर क्या हो गई? उसकी स्पीड जो है वो घट गई। तो सी का घनत्व ज़्यादा है यहाँ पर बी से। ये भी हमें यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गया कि सी जो है वो बड़ा होगा बी से, लेकिन बी जो है वो ए से बड़ा नहीं होगा।
तो ये बात भी हमें क्लियर हो गई कि सी इज़ ग्रेटर देन बी। फिर उसके बाद जब लाइट सी से डी में जाती है, जब सी माध्यम से डी माध्यम में गई, सी मीडियम से डी मीडियम में गई, फिर से लाइट जो है स्पीड जो उसकी चाल है वो फिर से घट गई। इट मीन्स जो डी मीडियम था वो सी से भी ज़्यादा डेंसर था, वो सी से भी ज़्यादा भारी था, डेंसिटी वहाँ पर उसकी ज़्यादा थी, तभी तो स्पीड ऑफ लाइट वहाँ पर क्या हुआ, वो घट गई। तो हम फिर से ये बोलेंगे डी जो है वो ग्रेटर है किससे, सी से। तो यहाँ पर जो एक ऑर्डर बनेगा, ए तो सबसे ज़्यादा, ए का जो घनत्व है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर सी जो है बड़ा है किससे, बी से, और सी से भी बड़ा क्या है, डी। तो ए के बाद यहाँ पर क्या आएगा, डी, और फिर क्या आएगा आपका सी, और सबसे कम डेंसिटी फिर किसकी हो जाएगी, बी की हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को करना था। बेसिकली ये आपसे घनत्व का ऑर्डर पूछ रहा था इन माध्यमों में। तो ए जो है उसका घनत्व सबसे ज़्यादा है, उसके बाद डी का घनत्व सबसे ज़्यादा है, फिर सी का घनत्व ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा ए का है, फिर उससे कम डी का है, फिर उससे कम सी का है, और सबसे कम जो घनत्व है वो आपका बी का है। और यही डिसेंडिंग ऑर्डर में जो था हमें इनको अरेंज करना था। और मुझे लगता है अब ये क्लियर हो गया होगा। बस आपको इतना ही याद रखना है, जब प्रकाश, जैसे ही प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी चाल बदलती है। और कैसे बदलती है कि जब वो हल्के से भारी में जाता है तो वहाँ पर उसकी चाल घट जाती है। तो इन्हीं के आधार पर हमें देखकर बताना था कि कहाँ पर किस जो यहाँ पर माध्यम है उसकी घनत्व ज़्यादा है या कम है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर अभिकथन दिया है, वीनस इज हॉटर देन मरकरी। हमको पता है जो बुध की तुलना में जो शुक्र होता है वो अधिक गर्म है, दो इट इज फार्दर फ्रॉम सन देन मरकरी। अपितु जो बुध की अपेक्षा यह सूर्य से अधिक दूरी पर है। आपको पता है ये सन है, और सन के सबसे नज़दीक जो प्लैनेट होता है वो आपका मरकरी होता है। वो कौन सा होता है, आपका मरकरी होता है। और मरकरी के बाद आपका क्या आता है, यहाँ पर फिर वीनस आता है। तो ये क्वेश्चन में यही कह रहा है कि वीनस तो सन से दूर है जबकि मरकरी पास है, फिर भी जो वीनस है उसको हम सबसे अधिक जो हॉटर प्लैनेट है वो क्यों कंसिडर करते हैं, ये हमको यहाँ पर बताना है। अब देखिए जो मरकरी होता है, जो बुध होता है, जिसको हम हिंदी में मरकरी को बुध बोलते हैं, इसमें जो एटमॉस्फेयर होता है यहाँ पर वो नहीं होता। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है वो देखने को मिलता ही नहीं है, जिसकी वजह से जितनी भी हीट आती है वो एज इट इज़ क्या होता है, वापस चली जाती है। तो जितनी ठंड यहाँ पर, सॉरी, जितनी गर्मी पड़ती है रात में उतनी ही ठंड यहाँ पर होती है, क्योंकि वो हीट को रोक ही नहीं पाता। क्योंकि जब कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है मरकरी पे तो वो हीट को रोक ही नहीं पाएगा और हीट यहाँ से वापस चली जाती है। लेकिन जब मैं वीनस की बात करती हूँ, जब मैं शुक्र की बात करती हूँ, तो ये पूरे सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट होता है। सबसे गर्म जो ग्रह है वो ये कंसिडर करा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एटमॉस्फेयर की जो थिक लेयर है वो पाई जाती है, और जिसमें बहुत सारी गैसेज होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर होता है वो हीट को रोक लेता है, हीट को जो है वो ट्रैप कर लेता है, उसको रोक लेता है। और इतना ज़्यादा रोक लेता है कि अगर यहाँ पर कोई मेटल, कोई भी धातु, चाहे आयरन हो, कितना भी धातु अगर ले आया जाए तो वो तुरंत पिघल जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो वीनस जो है इसी वजह से हॉटेस्ट प्लैनेट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एटमॉस्फेयर बन जाता है जो हीट को ट्रैप कर लेता है, रोक लेता है। तो इसी वजह से वीनस हॉटेस्ट प्लैनेट होगा। तो ये असर्शन यहाँ पर सही है। इसके पीछे का कारण क्या है, ये होना चाहिए था जो मैंने यहाँ पर लिखा, ये इसका कारण होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर जो रीज़न दिया है वो क्या दिया है कि जो वीनस होता है वो रोटेट करता है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, शुक्र जो है पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। ये बात सही तो है, लेकिन इस रीज़न का ऊपर के अभिकथन से, असर्शन से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु ए की जो आर है वो सही व्याख्यान नहीं कर रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो वहाँ पर नहीं दे रहा है। तो क्लियर हुआ। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तो ऑप्शन 2 तो यहाँ पर आंसर हो गया। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि देखिए हमारे प्लैनेट कितने हैं, 8 प्लैनेट हैं, जिसमें से जो 6 प्लैनेट होते हैं वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं। कैसे करते हैं? वेस्ट टू ईस्ट, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब की ओर जाते हैं, जिसमें पृथ्वी भी आती है।
लेकिन 2 प्लैनेट ऐसे हैं जो आपके ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं, पूरब से पश्चिम जाते हैं, और वो कौन होते हैं? एक तो वीनस होता है और एक आपका यूरेनस होता है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे, क्वेश्चन बनता है ऐसे कौन 2 प्लैनेट हैं जो ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं, बाकी सारे प्लैनेट वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, तो उसमें आंसर होगा आपका वीनस और यूरेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर देखिए कुछ एसिड हैं जो कुछ सब्सटेंस में पाए जाते हैं, कुछ अम्ल दे रखे हैं जो कुछ पदार्थों में पाए जाते हैं, और इन्हीं के बेसिस पर हमें ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन विल करेक्टली मैच द एसिड विद द सब्सटेंस इन विच दे आर फाउंड। तो हमें यहाँ जो एसिड है, जो अम्ल दिया है, वो जिस सब्सटेंस में पाए जाते हैं उनका सही मिलान करते हुए हमें चारों ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है। ये जो सिट्रिक एसिड होता है, ये आपका लेमन में, ऑरेंज में, जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं उनमें ये जो सिट्रिक अम्ल है, एसिड है, वो पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑरेंज भी हो सकता है, लेमन भी हो सकता है, तो ये दोनों हमारे ऑप्शन में यहाँ पर आ जाएंगे। सी में भी लेमन दे रखा है, तो इन सब में सिट्रिक एसिड जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो ए सब्सटेंस है वो ऑरेंज भी हो सकता है आपका, और वो नींबू लेमन भी हो सकता है। अब ये जो कर्ड होता है, ये दही है, आपको पता है इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसमें लैक्टिक एसिड जो है वो पाया जाता है। तो इस बेसिस पर हम यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि थर्ड और फोर्थ तो आपका आंसर नहीं होगा। उसके बाद जो चींटी का डंक होता है, आंट का स्ट्रिंग होता है, आपको पता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो इस वजह से ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ये जो ऑक्सैलिक एसिड है, ये आपके स्पिनिच में पाया जाता है, ये आपके पालक में पाया जाता है, ना कि आंट के स्ट्रिंग में। जो आंट स्ट्रिंग होता है उसमें आपका फॉर्मिक एसिड होता है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, जो टॉयलेट क्लीनर होता है, हमारे स्टमक में तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया ही जाता है, साथ में जो टॉयलेट क्लीनर होते हैं उनमें भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है HCl जो है वो देखने को मिलता है। तो ये हमारे स्टमक के अंदर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? हमारे जो बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करने में मदद करता है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो टॉयलेट क्लीनर की तरह भी यूज़ करा जाता है, उनमें भी पाया जाता है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7। यहाँ पर हमें जो मिक्सचर हैं उसको पहचानना है। देखिए, एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं, फिर कंपाउंड होते हैं जिन्हें हम यौगिक कहते हैं। तो एलिमेंट और कंपाउंड तो मैंने पिछली क्लास में आपको क्लियर करा था। फिर आते हैं मिक्सचर। मिक्सचर में क्या होता है? 2 या उससे ज़्यादा सब्सटेंसेस जो हैं उनमें मिक्स हुए हुए होते हैं। जबकि जो कंपाउंड होता है, जो यौगिक होता है, उसमें 1 या 2 एलिमेंट या उससे भी ज़्यादा एलिमेंट जो हैं वो मिले हुए होते हैं। तो जब एलिमेंट मिले हुए होते हैं तो वो कंपाउंड होता है, लेकिन जब पूरे पूरे सब्सटेंस मिले हुए होते हैं, पूरे पूरे पदार्थ अगर मिले हुए होते हैं 2 या उससे ज़्यादा, तो वो मिक्सचर बनाते हैं, तो वो मिश्रण बनाते हैं। तो यहाँ पर हमें मिक्सचर को ही पहचानना था। देखिए, जो सिट्रिक एसिड होता है इसका एक पर्टिकुलर फार्मूला होता है जो जिसमें क्या होते हैं, कुछ एलिमेंट से मिलकर वो बना हुआ होता है। मुझे सिट्रिक एसिड का फार्मूला याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसका एक फॉर्मूला होता है जो कुछ एलिमेंट, जो कुछ तत्व से मिलकर बना होता है, जिसकी वजह से ये सिट्रिक एसिड क्या होता है, वो आपका कंपाउंड होता है, वो आपका यौगिक होता है। तो ये मिक्सचर के सेट से हट जाएगा। सेम ऐसे ही विनेगर जो है वो भी हट जाएगा। विनेगर भी यहाँ पर जो है वो आपका कंपाउंड होगा, वो आपका यौगिक होगा, तो इसकी वजह से ये मिक्सचर में नहीं आएगा। सेम थर्ड ऑप्शन में भी विनेगर दे रखा है और यहाँ पर बेकिंग सोडा भी दे रखा है। अब देखिए, जो बेकिंग सोडा होता है इसे हम क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। तो देखिए, इसमें अलग अलग तरह के एलिमेंट जो हैं वो यहाँ पर हैं, और कार्बन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये अलग अलग एलिमेंट यहाँ पर हैं। तो ये मिलकर क्या बनाते हैं? जब बहुत सारे एलिमेंट एक साथ आते हैं वो कंपाउंड बनाते हैं, वो यौगिक बनाते हैं, ना कि मिक्सचर। और मिक्सचर में क्या होता है? पूरे पूरे पदार्थ जो हैं वो एक साथ क्या होते हैं, आ जाते हैं कॉन्टैक्ट में। तो बेकिंग सोडा की वजह से ये भी यहाँ से हट जाएगा, इसमें विनेगर भी हट गया। सैंड या सॉइल, देखिए सॉइल जो है मिक्सचर है बहुत सारे सब्सटेंसेस का। उसमें सॉइल में देखिए सैंड भी होती है, क्ले भी होती है ना, और उसमें ह्यूमस भी होता है, बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होते हैं। तो वो सारी चीज़ों की वजह से जो सैंड या सॉइल हम कहेंगे वो क्या है, वो आपका मिक्सचर में आ जाएगा। टैप वाटर, जो नॉर्मल वाटर होता है, टैप वाटर देखा होगा, उसमें बहुत सारी जो है मिनरल्स होते हैं, उसमें सॉल्ट्स वगैरह जो हैं वो पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो मिक्सचर की कैटेगरी में आता है। और उसका पर्टिकुलर कोई फार्मूला नहीं है। जब पर्टिकुलर फार्मूला होगा ना कहीं पे, तो समझ जाइएगा वो मिक्सचर में नहीं आएगा,
वो आपका कंपाउंड होता है, वो आपका यौगिक होता है जो कुछ तत्वों से या एलिमेंट से मिलकर बना होता है। सेम ऐसी जो ब्लड है, ब्लड में आप देखेंगे पर्टिकुलर प्लाज्मा होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है। तो इस वजह से जो ब्लड भी है वो आपके मिक्सचर में आता है, किस में आता है, मिश्रण में आएगा। सेम ऐसे ही एयर है, एयर में मल्टीपल गैसेज हैं, नाइट्रोजन है आपकी, तो ये सब, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो एयर भी आपकी मिक्सचर में कैटेगरी में आती है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, रेत, नल का जल, रक्त और वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग एलॉयज। मिश्र धातुओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ये हमको बताना है। देखिए मिश्र धातु क्या होते हैं, एलॉय क्या होते हैं, जो 2 या 2 से अधिक मेटल के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनाए जाते हैं। जैसे अगर यहाँ पर मैं ब्रास देखूँ, जिसे हम हिंदी में पीतल बोलते हैं, तो वो कॉपर और जिंक से मिलकर बना है। तो 2 या 2 से ज़्यादा मेटल से मिलकर जो बनता है वो आपका एलॉय होता है। तो उसमें ब्रास, ब्रॉन्ज जिसे हम हिंदी में कांस्य बोलते हैं, ये कॉपर और टिन से मिलकर बना है। सेम ऐसे ही जो स्टेनलेस स्टील है, ये एलॉय है आयरन का, जिसमें आयरन है, क्रोमियम है, निकल है, कार्बन है, सिलिकॉन है और मैग्नीज है। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए एलॉय के, जो 2 या 2 से अधिक धातुओं से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पर उनके रिगार्डिंग ही कोई हमें गलत स्टेटमेंट यहाँ पर सेलेक्ट करना है। दे आर हार्डर देन मेटल, बिल्कुल ये धातुओं से अधिक कठोर होते हैं। देखिए कॉपर भी है, जिंक भी है, ये दोनों मिले हैं, तो सीधी सी बात है जो नया सब्सटेंस यहाँ पर बना है वो ज़्यादा हार्डर होगा। तो ये हार्डर होते हैं मेटल से, धातु से अधिक कठोर हैं, ये बात सही है। दे आर कोरिजन रेजिस्टेंस, आपने देखा होगा चाहे आपके कांसे की बात करें, पीतल की बात करें, इन पे इजीली जंग वगैरह जो होता है वो नहीं लगता, जैसे स्टेनलेस स्टील है, क्योंकि इनमें जो कंपोजिशन होता है वो अलग अलग मेटल का होता है, जिसकी वजह से इनकी सिंगल मेटल की जो प्रॉपर्टी है वो नहीं होती, जिसकी वजह से ये कोरोड नहीं होते, इन पर जंग जो है वो नहीं लगता। ये जो है आपके कोरोजन रेजिस्टेंस होते हैं, तो ये बात भी यहाँ पर सही है। दे हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन मेटल, देखिए इनका मेल्टिंग पॉइंट मेटल से ज़्यादा नहीं होता, इनका गलनांक धातुओं की अपेक्षा उच्च होता है, यही बात यहाँ पर गलत है। जो इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है एज़ कम्पेयर टू सिंगल मेटल। दे आर मोर डक्टाइल देन मेटल, ये धातुओं की तुलना में अधिक तन्य होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए जब 2 या 2 से अधिक मेटल के कंपोजिशन से मिलकर बन रहे हैं, तो सीधी सी बात है वो ज़्यादा डक्टाइल होगा, ज़्यादा तन्य होगा, उसमें जो खिंचाव होगा वो ज़्यादा होगा, तभी तो वो बन पा रहे हैं। तो ये बात भी यहाँ पर सही है। तो जो यहाँ पर सही नहीं है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th, मैच द डिजीज विथ इट्स कॉसेटिव ऑर्गेनिज्म, रोग और उसके उत्पादक जीव से उसको सुमेलित जो है वो हमें यहाँ पर करना है। तो बहुत ईजी है, ये तो प्रीवियस ईयर से ही रिपीट करा हुआ क्वेश्चन है। मलेरिया जो है वो आपका प्रोटोजोआ से होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी होता है वो आपकी किस से होती है, वो आपकी बैक्टीरिया से होती है, माइकोबैक्टीरियम जो बैक्टीरिया होता है उससे ट्यूबरक्लोसिस होती है। और BCG का वैक्सीन भी जो है वो ट्यूबरक्लोसिस के लिए ही होती है, 6 रोग के लिए ही होती है, जो कि जीवाणु से होती है। मलेरिया आपका प्रोटोजोआ से हो गया। तो ए का मिलान 3rd और बी का मिलान 2nd, ये हमें किस ऑप्शन में देखने को मिलता है, एक तो 2nd में और एक 4th में। और चेक करते हैं, हेपेटाइटिस जो होता है बेसिकली ये लीवर से रिलेटेड डिजीज़ होती है, जो वो बेसिकली किस ऑर्गेनिज्म से होती है, किस जीव से होती है, ये विषाणु से होती है। तो सी का मैचिंग 4th होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो रिंग वार्म होता है, जिसे हम बेसिकली जो दाद वगैरह हो जाते हैं हाथ में, आपने देखा होगा जो है फंगस लग जाती है, तो वो फंगाई से होते हैं, कवक से होते हैं, रिंग वर्म। तो इसका मैच 1 होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और ये फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में क्वेश्चन पिछली बार जो है काफ़ी सारे इन्होंने दिए। ए इज डैश बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बींग। पिछली बार भी बहुत बार बताया था कि एक ऐसी ग्रंथि होती है जो बाह्य और आंतस्रावी ग्रंथि दोनों होती है, और वो क्या होती है, वो हमारी पैनक्रियाज होती है, अग्नाशय होती है। तो ये 2 ऑप्शन यहाँ से हट गए। अब देखिए जो ग्रंथियां होती हैं, जो ग्लैंड होते हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड पाए जाते हैं, वो 2 कैटेगरी के होते हैं। एक होते हैं आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड जो बाह्य स्रावी ग्रंथि होती हैं, और एक होते हैं आपके एंडोक्राइन ग्लैंड जो अंतःस्रावी ग्रंथि होते हैं। देखिए जो एक्सोक्राइन होते हैं, बाह्य स्रावी ग्रंथियां होती हैं, उनमें हमें कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। जैसे स्लाइवरी ग्लैंड जो होती है, जो लाला ग्रंथि होती है, उसमें स्लाइवा निकलता है, लार निकलता है। बेसिकली जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, इनमें एंजाइम रिलीज होते हैं। जैसे आपकी जो ऑयल ग्लैंड है, वहाँ से ऑयल निकलता है, वो आपकी बॉडी से सीक्रेट होता है, जैसे पसीना निकलता है, वो इस तरह की चीज़ें जो सीक्रेट होती हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड में आती हैं, जिसमें बेसिकली एंजाइम जो हैं वो आपके रिलीज होते हैं। जैसे आपके जो स्टमक है उसके अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड है,
पाचन ग्रंथि है, तो उसमें भी आपके एंजाइम्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं। तो ये आपके बाह्य स्त्रावी में आते हैं, जिनमें कुछ जो है डक्ट के माध्यम से आपकी बॉडी में जा रहा है। उसके बाद एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, आंतस्त्रावी ग्रंथि होती हैं, ये हार्मोन को सीक्रेट करती हैं जो डायरेक्ट हमारे ब्लड में जाते हैं, जिनमें कोई भी डक्ट वाहिनी, ये नलीहीन होते हैं, इनमें कोई नली नहीं होती, ये सीधे हार्मोन को हमारे ब्लड में रिलीज़ करते हैं। कौन? एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड में आके क्या जाते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये मल्टीपल हार्मोन रिलीज़ करता है, जिसे हम हिंदी में पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। सेम ऐसे थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज़ करता है। अफ्टू ग्रंथि जो है थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज़ करती है। तो जो हार्मोन रिलीज़ करते हैं वो आपके आंतस्त्रावी ग्रंथि होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं। तो इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड, आपको एड्रेनल ग्लैंड जो उसमें होता है, दोनों किडनी के ऊपर होता है, वो भी आपका एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। ओवरी हो गया, जो फीमेल के अंदर ओवरी होती है वो ऑर्गन भी होती है और ग्लैंड भी होता है। तो याद रखेंगे ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड में आते हैं। जबकि जो सलाइवरी ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड, ऑयल वाला ग्लैंड हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं? एंजाइम रिलीज़ करते हैं, तो वो एक्सोक्राइन होते हैं। लेकिन जो हमारी बॉडी में लीवर होता है, ये जो लीवर कह रहे हैं, लीवर जो होती है, याद रखेंगे जो यकृत होता है, जो लीवर होता है वो एक ऑर्गन भी है और साथ में एक ग्लैंड भी है, और वो हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड में कंसिडर करा जाता है। और लीवर जो होता है वो भी क्या होता है, आपकी किस कैटेगरी में आता है? वो भी हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो पैनक्रियाज है ये दोनों हैं, ये एक्सोक्राइन भी है, ये एंडोक्राइन भी है। इसमें एंजाइम भी रिलीज होते हैं और इसमें हार्मोन भी आते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है अग्नाशय की, पैनक्रियाज की। इट प्रोड्यूस डैश हार्मोन, ये इंसुलिन हार्मोन जो है प्रोड्यूस करती है, ये आपको पता है, जो किसके लिए होता है? इनसफिशिएंट प्रोडक्शन कॉज इसकी इनसफिशिएंट, अगर इसका इनसफिशिएंट प्रोडक्शन होगा, अपर्याप्त उत्पादन होगा, तो उससे हमें ये किस रोग को जन्म देती है? ये मधुमेह को, जो डायबिटीज़ है उसको जन्म देती है। सॉल्ट से इसका कनेक्शन नहीं है, तो इस वजह से ये ऑप्शन हटेगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर आंसर होगा। इन दिस डिजीज़ कंडीशन द पर्सन में एक्सक्रीट डैश इन हर यूरिन। इस ग्रंथि क्या होता है, इस रोग की स्थिति में व्यक्ति अपने जो यूरिन है उसमें डैश उत्सर्जित करता है। तो उसमें वो क्या उत्सर्जित करता है? वो शर्करा, जो शुगर है वो वहाँ पर उसमें रिलीज होती है। और एक्सोक्राइन जो फंक्शन होता है, जो हमारा पैनक्रियाज का एक्सोक्राइन फंक्शन होता है, वो किस में मदद करता है? इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में जो है वो मदद करता है। इस ग्रंथि की जो बाह्य स्राव कार्य होता है, जो एंजाइम इसमें से रिलीज हो रहे हैं, वो क्या करते हैं? वो पाचन में सहायता करते हैं, डाइजेशन में मदद करते हैं। याद रखेंगे पैनक्रियाज से कुछ एंजाइम जो हैं वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती हैं, जो फाइनली वहाँ पर जहाँ पर पूरा डाइजेशन हो रहा होता है उसमें जाकर वो क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर जो है बिल्कुल हमारा आंसर होगा। याद रखेंगे कभी कभी ये भी पूछ लेता है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं ये भी हमारी पैनक्रियाज में ही होते हैं। कॉल्ड आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस इरेगुलरली शेप्ड पैचेज ऑफ एंडोक्राइन टिश्यू। ये एंडोक्राइन जो टिश्यू है, जो आपके अंतःस्त्रावी ऊतक हैं, उनके ही जो हैं आपके रेगुलर शेप पैचेस होते हैं, जो हमारी पैनक्रियाज में, अग्नाशय में प्रेजेंट होते हैं। तो आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस पूछ लिया जाए तो याद रखेंगे वो हमारे पैनक्रियाज से ही संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, ये हमको यहाँ पर बताना है। ये जो एक्सक्रीशन होता है, उत्सर्जन होता है, ये केवल पशुओं में होता है, एनिमल में होता है? नहीं, ये प्लांट में भी होता है। प्लांट भी तो क्या करते हैं, अपने जो स्टोमेटा होता है, पत्तियों में जो उनके रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, उनके माध्यम से गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, पानी को बाहर निकालते हैं, तो वहाँ पर भी एक्सक्रीशन होता है। तो हम ये नहीं कहेंगे केवल एनिमल में एक्सक्रीशन होता है, तो ये बात तो गलत हो गई। जंतुओं में जो होता है केवल उत्सर्जन नहीं होता। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज बाय द प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज सेम एज दैट ऑफ टेकन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान पौधों द्वारा मुक्त ऑक्सीजन की मात्रा श्वसन में ली गई मात्रा के समान होती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिस समय वो ऑक्सीजन मुक्त कर रहे होते हैं प्रकाश संश्लेषण में, वहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जब वो रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन वहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसलिए हम उसे सेम नहीं कह सकते, इसकी वजह से ये ऑप्शन भी यहाँ पर गलत होगा। और आप याद रखेंगे जो फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण होता है, ये पौधों में केवल दिन के समय होता है, ठीक है। लेकिन जो रेस्पिरेशन है, जो श्वसन है, वो पौधों में 24 घंटे होता है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि क्या फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन
प्रकाश संश्लेषण और श्वसन क्या दोनों 24 घंटे होते हैं? नहीं, फोटोसिंथेसिस जो है वो सिर्फ डे के टाइम में होता है, जबकि जो रेस्पिरेशन है वो पौधों में हर समय होता है, श्वसन हर समय होता है, जैसे हम करते हैं हर टाइम जो रेस्पिरेशन। थर्ड पॉइंट जो है क्या है? प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ओनली। पौधे जो होते हैं केवल कायिक प्रबंधन द्वारा प्रजनन करते हैं, ये बात भी यहाँ पर गलत है। देखिए सबसे पहले समझेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होती हैं। ये मैं कहूँ कि मैं अपनी बॉडी का ही कोई हिस्सा काट के उसे कहीं लगा दूँ और उसी से रिप्रोडक्शन हो जाए, उसी से प्रजनन हो जाए, तो वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। जैसे मैंने अपना सपोज हाथ काट दिया और मेरे हाथ को ही मैंने उससे क्या हुआ, उससे एक नया बेबी रिप्रोड्यूस हो गया, तो वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। प्लांटों में ऐसा होता है, प्लांटों में एनसीईआरटी में जिक्र हुआ है। ये तो फिर मैंने देखिए अब यहाँ पर मैंने क्या करा, अब देखिए मैंने आपको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन समझाने के लिए अपने बॉडी का एग्जाम्पल दिया, तो ये जब मैं किसी और चीज़ को समझाने के लिए किसी और चीज़ का एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो ये किस में कंसिडर होता है? पेडागोजी में क्वेश्चन बन रहा है ना इस बार हर बार, एनालॉजी में। इसको हम एनालॉजी कंसिडर करते हैं। जब एक टीचर किसी पर्टिकुलर टॉपिक को समझाने के लिए किसी और टॉपिक के थ्रू उसको समझाता है, तो वो आपका एनालॉजी होता है। तो पौधों में क्या होता है कि जैसे उसकी पत्ती होती हैं, एनसीईआरटी में ब्रायोफाइलम पत्थर चट्टा का जिक्र हुआ है कि जब वो ज़मीन पर गिर जाती है उसकी पत्ती, तो उससे नया जो पौधा है वहाँ पर रिप्रोड्यूस हो जाता है, उसका प्रजनन हो जाता है। सेम ऐसी जो रोज़ का पौधा होता है, आपने देखा होगा जो रोज़ होता है उसकी जो स्टेम होती है, जो उसका तना होता है, वो हम वहाँ पर कट कर देती हैं, उसको लगा देती हैं, फिर उससे नया रोज़ जो है वहाँ पर रिप्रोड्यूस हो जाता है। तो ये जो मेथड होता है ये आपका वेजिटेटिव रिप्रोपोगेशन, कायिक प्रबंधन का जो तरीका है वो कहलाया जाता है। तो प्लांट जो है खाली इसी से रिप्रोड्यूस नहीं करते, इसी से खाली प्रजनन नहीं करते, और भी तरीके होते हैं। फ्रेगमेंटेशन होता है, बडिंग होता है, तो बहुत सारे मेथड वहाँ पर होते हैं। फ्यूजन होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है, बहुत सारे मेथड से जो है रिप्रोडक्शन हमें देखने को, प्रजनन जो है वो देखने को मिलता है। इस वजह से ये ऑप्शन भी यहाँ पर गलत। नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन फोर्थ, इसका मतलब यही सही होगा। प्लांट रिमूव वाटर एज वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो प्लांट होते हैं जल को भाप और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में क्या करते हैं? निष्कासित करते हैं। ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। विच अमंग द फ्लोइंग फ्यूल इज बेस्ट सूटेड फॉर डोमेस्टिक पर्पस। घरेलू उपयोग के लिए कौन सा ईंधन, कौन सा फ्यूल जो है वो सर्वाधिक उपयुक्त है, ये हमको यहाँ पर बताना है। तो कुछ जो ईंधन है, फ्यूल हमको यहाँ पर दिए हैं। अब आपको पता है घर में जो बेस्ट फ्यूल आपका डोमेस्टिक पर्पस में घरेलू कार्य के लिए यूज़ होता है वो होता है एलपीजी। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है? एलपीजी की हो रही है। और ये आपके फ्यूल कंबस्शन फ्लेम वाले चैप्टर से क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का वहाँ से बना है, और प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन 2 बार जो है बन चुका है, तो वहीं से उठा के ये क्वेश्चन जो है आपका दिया गया। अब देखिए जो एलपीजी होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, तो यहाँ पर जो गैस होती है उसको लिक्विफिकेशन करा जाता है, उसको लिक्विड में, द्रव में जो है वो कन्वर्ट किया जाता है। और वो कैसे कन्वर्ट किया जाता है? प्रेशर जो है वहाँ पर बहुत हाई होता है और जो टेम्परेचर है वो वहाँ पर कम हो जाता है, तो उसमें जो गैस है वो लिक्विफाइड हो जाती है। जब प्रेशर ज़्यादा होता है, प्रेशर हाई होता है और टेम्परेचर लो होता है, तो यहाँ पर जो ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है वो किस स्टेट में है, किस अवस्था में है? वो आपकी ना तो सॉलिड गैस में है, वो आपके लिक्विड स्टेट में है। तो ये फ्यूल या तो ए है या ई है। तो एलपीजी को अब हमें पहचानना होगा। जो एलपीजी होता है इसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है, ज्वलन ताप देखिए इग्निशन टेम्परेचर, ज्वलन ताप वो टेम्परेचर होता है, मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई वस्तु जलती है। जैसे पेपर है, पेपर एकदम आग पकड़ लेता है, तो उसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही जल्दी, मिनिमम इग्निशन टेम्परेचर है, बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेगा। इसके अलावा अगर मैं लकड़ी की बात करूँ, कोयले की बात करूँ, तो उनका इग्निशन टेम्परेचर हाई होता है, उनको जलने के लिए बहुत ज़्यादा जो है उनका टेम्परेचर वहाँ टाइम लगता है। तो याद रखेंगे इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? मिनिमम टेम्परेचर, वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर जो वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, वो जल जाता है, तो वो उसका इग्निशन टेम्परेचर होता है। तो अगर मैं एलपीजी की बात करूं तो इसका इग्निशन टेम्परेचर लो नहीं होगा। अगर लो होगा तो ये एकदम से आग पकड़ लेगा। तो इसका इग्निशन टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? मॉडरेट होना चाहिए। तो यहाँ पर फ्यूल ई जो है वो हमारा एलपीजी होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर सही होगा। ईंधन ई जो है, याद रखेंगे एलपीजी अवस्था द्रव है, इसका जो ज्वलन ताप है, जो इग्निशन टेम्परेचर है वो लो नहीं होगा। अगर लो होगा तो बहुत जल्दी आग पकड़ लेगा, इसलिए जो इसकी ज्वलन ताप होती है, इग्निशन टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट होता है, माध्यम होता है। और इसकी जो ऊष्मायमान होती है, जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो उच्च होती है, हाई होती है। कैलोरीफिक वैल्यू को हम किलो जूल पर केजी में मेज़र करते हैं। 1 केजी फ्यूल को जलने में, है ना, 1 केजी फ्यूल को जलने में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो आपकी क्या होता है? वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है।
तो जैसे 1 केजी का कोई फ्यूल है, ईंधन है, उसको जलने में जो एनर्जी वहाँ पर प्रोड्यूस हुई वो है, ठीक है। तो जैसे और इसको रिप्रेजेंट, इसका ऐसा ही फॉर्मूला क्या होता है, किलो जूल पर केजी। आप ये भी अच्छे से याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है यहाँ पर सही होगा, ये फ्यूल था ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, शमा ऑब्जर्व दैट द लीव ऑफ रोज प्लांट हैव रेटिकुलेट वेनेशन, शी कॉन्क्लूड दैट रोज प्लांट हैज़ टैप रूट, हर कॉन्क्लूजन इज। शमा ने पाया कि गुलाब के पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनमें जालिका रूपी शिराविन्यास है। उसने निष्कर्ष निकाला कि गुलाब के पौधों में टैप जड़ होती है। उसका यह निष्कर्ष क्या है, उसका यह निष्कर्ष जो है वो एकदम सही है, करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर मैं समझाऊंगी वो कैसे। देखिए, दो तरह की वेनेशन होते हैं, दो तरह के शिराविन्यास होते हैं और दो तरह की जड़ों की बेसिकली हम बात करते हैं। एक होती है आपकी टैप रूट जिसे हम मूसलाधार जड़ें बोलते हैं, और एक होती हैं आपकी फाइब्रस रूट। कैसी होती हैं, फाइब्रस रूट होती हैं। जो टैप रूट होती है ना, उनमें एक मेन जड़ होती है और छोटी छोटी जो जड़ें उसमें से होती हैं, ब्रांचेस जो हैं वो इस तरह से निकल रही होती हैं, जैसे आपको देखने को मिलेगी मूली में, गाजर में, और आपका जो शलगम होता है, इन सब में जो रूट होती है वो कैसी होती है, टैप रूट होती है। मूसलाधार जड़ें होती हैं, एक मेन जड़ होगी और छोटी छोटी जड़ें निकल रही होंगी। और जहाँ जड़ें टैप रूट होती हैं वहाँ पर जो पत्तियाँ होती हैं, जैसे हमारे अंदर भी वेसल्स होती हैं, नलियाँ होती हैं, सेम ऐसे ही आप जब पौधे की पत्ती देखेंगे तो उसमें इस तरह से आपको नलियाँ बनी हुई दिखती हैं, चीज ऐसे धारियाँ दिखती हैं, तो बेसिकली वो वेसल्स होती हैं। तो उनमें अगर सीधी सीधी लाइनें होती हैं पत्तियों में तो वो समांतर शिराविन्यास होता है, पैरेलल वेनेशन होता है। लेकिन अगर इस तरह की पत्तियां, जैसे वेव का जाल होता है, इस तरह की पत्तियों में इस तरह की वेसल्स देखने को मिलती हैं तो वो आपका रेटिकुलेट वेनेशन होता है। तो जहाँ टैप रूट होती हैं, जहाँ मूसलाधार जड़ें होती हैं, वहाँ पर पत्तियों में हमेशा रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलेगा। जैसे गुड़हल के पौधे में देखेंगे, तुलसी के पौधे में देखेंगे, तो उनमें जब आप पत्तियां देखेंगे तो इस तरह की धारियाँ होती हैं, जाली नुमा जो है सिरा विन्यास वहाँ देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर मैं बैम्बू की बात करूँ, ग्रास की बात करूँ, जो ग्रास होता है उनमें आपका कैसा वेनेशन होता है, वहाँ पर रेटिकुलेट जाली का रूपी सिरा विन्यास नहीं होता, वहाँ पर होता है पैरेलल वेनेशन। वहाँ पर पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है, समांतर सिरा विन्यास होता है। आप कभी घास के पौधे को देखेंगे, उसकी जब पत्ती को देखेंगे तो उसमें सीधी सीधी लाइनें खिंची हुई होती हैं। जैसे केले के पत्ते को अगर आप देखेंगे तो उसमें भी आपको सीधी सीधी लाइनें खिंची हुई मिलती हैं। तो वो कैसा वेनेशन है, वो कैसा शिराविन्यास है, वो आपका पैरेलल है। और जो हमें देखने को मिलता है किसमें, फाइब्रस रूट में। और ये जो फाइब्रस रूट होती हैं, इनमें जो जड़ें होती हैं वो गुच्छेदार होती है। जब घास के पौधे को आप निकालेंगे तो उसकी जो जड़ें होंगी वो आपको गुच्छेदार मिलेंगी। चाहे आपका गेहूं का पौधा हो या आपका गेहूं का पौधा है, अगर आप उसको उखाड़ेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर जड़ें जो हैं वो गुच्छेदार हैं। तो वहाँ पर पत्तियाँ कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। चाहे आपका बैम्बू हो, चाहे आपका केले का पौधा हो, ये सब भी आप याद रखेंगे। तो मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें आपकी यहाँ से क्लियर हुई होंगी। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर सही है, जो उसका निष्कर्ष था वो बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। संवाहन के प्रक्रम में ऊष्मा के स्थानांतरण के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। देखिए, जो ट्रांसफर होती है हीट का, जो ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो 3 तरीके से होता है। एक होता है आपका कंडक्शन, जिसे हम चालन विधि बोलते हैं। कंडक्शन को क्या हम बोलते हैं हिंदी में, चालन विधि बोलते हैं। दूसरा ये हो गया हमारा संवाहन, जिसे हम कन्वेक्शन बोलते हैं। और तीसरा होता है हमारा रेडिएशन, जिसे हम विकिरण जो है वो हम यहाँ पर बोलते हैं हिंदी में। अब देखिए, जो कंडक्शन होता है, जो चालन विधि होती है, वो हमें सॉलिड में देखने को मिलती है। पार्टिकल, जैसे आपने देखा होगा चम्मच को अगर मैं मोमबत्ती के आगे रखूं तो पहले चम्मच का आगे वाला हिस्सा गर्म होता है और धीरे 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 हीट एक पार्टिकल से दूसरे में, तीसरे में, फिर ऐसे पीछे वाले पार्टिकल तक हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। और फिर थोड़ी देर में जो चम्मच का कोना है वो भी गर्म हो जाएगा। तो ये जो मेथड है ट्रांसफ़र ऑफ हीट का, ऊष्मा का जो स्थानांतरण का ये तरीका है, इसे हम कंडक्शन बोलते हैं, चालन विधि बोलते हैं। उसके बाद दूसरा मेथड आता है जो कि हमारा कन्वेक्शन होता है, ये संवाहन होता है। जैसे आपने पानी देखा होगा, जब आप उसको गर्म करते हैं तो पानी में क्या होता है, उसका ऊपर का हिस्सा शुरू में गर्म नहीं होता। जब आप उसमें अपनी फिंगर डालते हैं तो नीचे का हिस्सा गर्म दिखाई देता है। तो ये वाला मेथड जो होता है ये आपका कन्वेक्शन होता है, संवाहन होता है। इसमें क्या होता है कि जब देखिए ऊपर के नीचे के पार्टिकल गर्म होंगे तो वो हल्के हो जाएंगे, और हल्के होने से पार्टिकल ऊपर उठ जाएंगे, और जो ऊपर के पार्टिकल हैं वो नीचे आ जाएंगे। तो इस तरह से जो है हीट का ट्रांसफ़र होता है, जब नीचे के पार्टिकल ऊपर जंप करते हैं और ऊपर के नीचे आ जाते हैं, और एट लास्ट फिर पूरा
पानी जो है वो गर्म हो जाता है। तो ये विधि जो है वो संवाहन होती है, कन्वेक्शन होती है। और जो रेडिएशन होता है, जो विकिरण होता है, उसको किसी मीडियम की माध्यम की ज़रूरत नहीं होती। जैसे सन की लाइट जो है वो हम तक आ रही हैं, वो सीधे एक पॉइंट से जंप करके यहाँ सीधा आ गई, बीच में किसी मीडियम की उनको ज़रूरत नहीं हुई। जैसे जब आग जल रही होती है ना, आप दूर भी बैठे होते हैं ना, तो आपको कभी कभी आग जो है उसकी गर्मी महसूस होती है, क्योंकि पार्टिकल जंप होकर क्या हो गए हैं, कोने तक पहुँच गए हैं। तो वो रेडिएशन है, वो विकिरण है, जैसे सन जो है की लाइट जो है वो अर्थ तक आ रही है। तो तीनों मेथड क्लियर हुए। अब यहाँ पर बात हो रही है कन्वेक्शन की, संवाहन की। इट टेक प्लेस ओनली इन गैसेज। देखिए अभी मैंने बताया लिक्विड में होता है, तो ये हमारा यहाँ पर गलत हो गया। हीट फ्लो इन अपवर्ड डायरेक्शन। देखिए जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो डायरेक्शन पर निर्भर नहीं करता, वो उसकी दिशा पर निर्भर नहीं करता। हीट जो होती है उसका जो ट्रांसफ़र होता है, जो उसका जो ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है, वो हमेशा याद रखेंगे आप, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है। जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो हाई टेम्परेचर से लो की तरफ ट्रांसफ़र होती है, ना कि डायरेक्शन के आधार पर। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। फिजिकल कॉन्टैक्ट इज नॉट एसेंशियल, यही बात यहाँ पर सही हो जाएगी। भौतिक संपर्क आवश्यक नहीं है। और हमसे यही पूछ रहा था कौन सा सत्य। आप देखिए भौतिक कॉन्टैक्ट, फिजिकल टच यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, क्योंकि लिक्विड में क्या हुआ, देखिए पार्टिकल ऊपर थे, ये पार्टिकल नीचे थे। तो जब ये हल्के हुए ये ऊपर चले गए और ऊपर वाले पार्टिकल नीचे आ गए, तो इनमें क्या हुआ, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। सेम ऐसे क्या होता है, अब जैसे हीट है तो आप उसके सीधे, जैसे ये जल रही है, उसके ऊपर अगर आप ऊंचाई पर हाथ रखते हैं तो आपको गर्मी महसूस होती है, क्योंकि पार्टिकल जंप करके ऊपर आ गए। तो वहाँ पर आपका हीट से कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं हुआ। तो फिजिकल कॉन्टैक्ट यहाँ पर असेंशियल नहीं होता। ये बात ही यहाँ पर जो है आपकी सही हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी, मतलब 3 यहाँ पर, सी यहाँ पर सही है और ए और बी तो गलत हैं। और ए और बी गलत हैं, तो ये दोनों ऑप्शन बाहर हो गए। यहाँ पर भी सी नहीं दे रखा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, 2 आइडेंटिकल स्नेक ए एंड बी आर मूविंग ऑन अ ग्राउंड। 2 समरूप सर्प जो हैं ए और बी धरती पर चल रहे हैं। ए इज़ मूविंग बाय मेकिंग अ ब्रॉड लूप, मतलब इस तरह से एक लंबा लूप ले रहा है, और बाकी जो बी है मेकिंग अ नैरो लूप, वो छोटे छोटे इस तरह से नैरो लूप जो है यहाँ पर ले रहा है। दोनों सांप हैं, तो कौन सा यहाँ पर फास्टर होगा। आप देखिए सांप जितना लंबी कुंडली वहाँ पर लगाता है, जितना ज़्यादा नैरो लूप वहाँ पर लगाता है, वो उतना ही आगे फॉरवर्ड मूव करता है। तो कौन सा सांप यहाँ पर फास्टर मूव करेगा, सीधी सी बात है जो बी वाला है वो यहाँ पर फास्टर मूव करेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही होगा, क्योंकि ये नैरो लूप बना रहा है, और जब ये बहुत छोटे छोटे लूप बना रहा है तो जब ये आगे बढ़ेगा तो वो उसको बहुत आगे लेके जाएगा, उसको आगे बढ़ने में बहुत मदद करता है। तो सांप जितना लूप बनाता है उतनी ही तेज़ी से वो क्या होता है, आगे जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16, इट वॉज ऑब्जर्व दैट एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट एक्स एक्वायर अ चार्ज अपोजिट टू दैट ऑफ चार्ज ऑब्जेक्ट वाई, द मेथड ऑफ चार्जिंग यूज्ड इन। यह देखा गया है कि एक अनावेशित पिंड जो कि एक्स है, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है, और एक आवेशित पिंड है वाई, इस पर चार्ज है। वाई के विपरीत आवेश उत्सर्जित करता है। इस पर भी जो वाई पे चार्ज है, एक्स पर उसका अपोजिट चार्ज आ जाता है। तो आवेशित करने की यहाँ पर जो विधि है, जो मेथड है चार्जिंग का, वो कौन सा यूज़ हुआ है। अब देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी होंगी। देखिए बचपन में हमने बहुत करते थे, हम स्केल को अपने सिर से रब करते थे और फिर उसको किसी पेपर पर लेके जाते थे स्केल को, तो पेपर उससे अट्रैक्ट होते थे। तो बेसिकली वो इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट जो है वहाँ पर होता है, स्थिर विद्युत वहाँ पर होती है, उसी चार्ज की बात कर रहा है। तो उस केस में होता क्या था, जब हम रबिंग करते हैं तो उसमें ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज हैं, चार्ज होंगे 2, पॉजिटिव या निगेटिव, 2 ही तरह के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और निगेटिव, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। तो एक ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं एक तरफ, और एक के निगेटिव चार्ज जो है वो एक तरफ आ जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर हमें अट्रैक्शन जो है वो देखने को मिलता है। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है ये कैसी होती है, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है, असंपर्क बल होता है। तो यहाँ पर ये होता है बेसिकली चार्ज होना। तो अब यहाँ पर यही चीज़ बता रहा है, और ये 3 तरह के मेथड से चार्जिंग होती है, यहाँ पर समझेंगे। एक होता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में क्या होता है, चार्जिंग बाय रबिंग डिफरेंट मटेरियल अगेंस्ट ईच अदर। जैसे वही आपने क्या करा, स्केल को अपने सिर से रब करा, तो ये जब आप 2 जो है ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, मटेरियल को एक दूसरे के अगेंस्ट जो है रब कर रहे हैं, तो वो आपका फ्रिक्शन होता है, सिंपल। ठीक है, वो मेथड चार्जिंग का क्या कहलाता है, वो आवेश करने का जो तरीका होता है, वो आपकी विधि क्या कहलाती है, वो फ्रिक्शन होती है। फिर उसके बाद दूसरा मेथड जो होता है वो इसमें होता है कंडक्शन। अब कंडक्शन में क्या होता है, इसमें एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ये भी न्यूट्रल अवस्था में है। जबकि जो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है वो चार्ज होता है। वो कैसा होता है, वो चार्ज होता है, और वो इसके फिजिकल कांटेक्ट में आने पर, जब इस वाले ऑब्जेक्ट को जो पहले से ही चार्ज है, मतलब सपोज मैंने माना इसके निगेटिव चार्ज जो है वो एक तरफ है, तो ये पहले से ही चार्ज्ड है,
ये पहले से ही आवेशित है। और ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है ये न्यूट्रल है, इसमें अभी कोई आवेश नहीं है, ये न्यूट्रल अवस्था में है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, जब ये जो ऑब्जेक्ट मेरा चार्ज था, आवेशित था, और जब मैंने इसको इससे टच कराया, जो आवेशित नहीं था, जो न्यूट्रल था, तो उस पर भी क्या होगा, यही जो चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, उस पर भी आ जाएगा। तो ये वाला जो मेथड होता है ये आपका कंडक्शन होता है। इसमें जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है और जो दूसरा ऑब्जेक्ट चार्ज था, जब वो उससे टच करा गया बाय कांटेक्ट, यहाँ पर उससे टच कराया गया, और उसके बाद दोनों पर याद रखेंगे सेम चार्ज यहाँ देखने को मिलता है। तो कंडक्शन के मेथड जो चार्जिंग का होता है, आवेशित होता है, उसमें जो चार्ज आता है, जो आवेश आता है, वो हमेशा याद रखेंगे दोनों ऑब्जेक्ट पर, दोनों वस्तुओं पर सेम होगा। दोनों पर या तो नेगेटिव चार्ज आएगा या फिर दोनों पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो वो कंडक्शन होता है। और इंडक्शन में क्या होता है, ये सपोज फिर से वही कि न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, दूसरा जो है चार्ज है उस पर नेगेटिव चार्ज है सपोज, तो ये चार्ज ऑब्जेक्ट है। और इसमें ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में बिना आए, कांटेक्ट में बिना आए भी क्या होगा, ये जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है इस पर अपोजिट चार्ज जो है वो आवेशित हो जाएगा। तो ये वाला मेथड जो होता है वो इंडक्शन होता है। कंडक्शन में दोनों ऑब्जेक्ट पर सेम चार्ज आता है, और इंडक्शन में दोनों वस्तुओं पर जो है अलग अलग जो है आवेश, जो चार्ज है वो देखने को मिलता है। इसमें कांटेक्ट कराना पड़ता है, इसमें विदाउट कांटेक्ट भी जो ऑब्जेक्ट हैं वो चार्ज हो जाते हैं। तो याद रखेंगे एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट होता है और एक चार्ज ऑब्जेक्ट होता है, दोनों पर अलग अलग चार्ज आ जाते हैं बिना एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, तो वो आपका इंडक्शन होता है, प्रेरण होता है। तो तीनों विधि समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखिए हुआ क्या, एक ऑब्जेक्ट था जो कि अनचार्ज था, है ना, तो मतलब न्यूट्रल था, तो फ्रिक्शन यहाँ से फ्रिक्शन भी हो सकता है कि फ्रिक्शन तो सिंपली क्या है, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, रब हो रहे हैं, तो फ्रिक्शन तो वहाँ पर हो सकता है, फ्रिक्शन के थ्रू तो चार्ज वहाँ पर आ सकता है, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्लियर करना होगा कि यहाँ पर कंडक्शन और इंडक्शन में चालन या प्रेरण में से कौन सा हो सकता है। ये चालन, ये वो चालन नहीं है हीट वाला, ऊष्मा वाला चालन नहीं है, ये चार्ज वाला चालन है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, अनचार्ज ऑब्जेक्ट है ये एक्स, एक्वायर चार्ज अपोजिट टू दैट ऑफ चार्ज ऑब्जेक्ट वाई, जो पहले से ही आवेशित चार्ज था वाई, जो आवेशित पिंड था जिसपे पहले से ही चार्ज है, तो उसके विपरीत चार्ज जो है वो हमें अनचार्ज ऑब्जेक्ट पर देखने को मिला। मतलब अगर इस पर प्लस चार्ज पहले से ही था, तो जो न्यूट्रल था, जो अनचार्ज था, जिस पर कोई आवेश नहीं था, तो उस पर उसका अपोजिट लिखा है, अपोजिट चार्ज वहाँ पर आया, विपरीत आवेश वहाँ पर उत्पन्न हुआ। मतलब अगर ये प्लस था तो इस पर माइनस आया, तो ये कंडक्शन में नहीं होता। कंडक्शन में मैंने अभी आपको क्या बताया था, उसमें चालन में क्या होता है, सेम चार्ज आते हैं दोनों ऑब्जेक्ट पर। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर फ्रिक्शन या इंडक्शन हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 घर्षण या प्रेरण जो है वो देखने को मिलेगा। ये मैंने अब इतनी अच्छे से समझा दिया है कि अगर इससे रिलेट करता हुआ अब कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका कभी गलत नहीं होगा। तो अब आप समझ गए होंगे फ्रिक्शन क्या है, सिंपली दो ऑब्जेक्ट को रब करना, कंडक्शन क्या है और इंडक्शन क्या है चार्ज के केस में। और एक ऑब्जेक्ट जो होता है उस पर दो ही चार्ज हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव हो सकता है या उस पर निगेटिव हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। सबमर्ज प्लांट हैव थिन फ्लेक्सिबल स्टेम, जो जलीय पौधे होते हैं उनके तने पतले और लचीले होते हैं ताकि वो इजीली फ्लोट कर सकें, पानी के बहाव के साथ जा सकें। तो सीधी सी बात है, ये बात यहाँ पर सही है, तो ये तो करेक्ट है। स्टोमेटा इन फ्लोटिंग प्लांट आर प्रेजेंट ओनली ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीफ, बिल्कुल जो इनके रंध होते हैं, जो स्टोमेटा होते हैं, क्योंकि पानी के नीचे जो होंगे तो वहाँ पर तो वो सन के कांटेक्ट में आ ही नहीं पाएंगे। तो जो स्टोमेटा होते हैं ना, वो इनके अपर सरफेस पर ही होते हैं, पृष्ठ के ऊपरी, पर्ण के ऊपरी पृष्ठ पर ही होते हैं, ताकि जो एयर है और जो लीफ है उसके बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो पाए। तो वो ये बात भी यहाँ पर सही है। जबकि जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनमें जो स्टोमेटा होते हैं वो पत्तियों के बहुत ही गहराई में या फिर उनके तने में देखने को मिलते हैं, ताकि जो पानी है वो बाहर ना निकल सके। तो डेजर्ट में जो उनके स्टोमेटा होते हैं, जो रंध्र होते हैं, वो नीचे देखने को मिलते हैं। जबकि जो फ्लोटिंग प्लांट होते हैं उनमें जो उनके रंध्र हैं, जो स्टोमेटा हैं, वो ऊपरी पृष्ठ पर देखने को मिलते हैं, ओनली ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। ये वाली बात भी यहाँ पर सही है। तो दोनों यहाँ पर करेक्ट हैं, इट मीन्स बोथ आर यहाँ पर ट्रू। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा, दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, एयर फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट विल बी। देखिए ये सेट जो बना बहुत ही लॉजिकल था, बहुत ही अच्छे से आपको सोचना होगा चीज़ों को। और अब मुझे ऐसा लगता है जब मैं आपको इस तरह से सोचने के लिए मजबूर कर रही हूँ, तो जब आप इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आप डेफिनेटली एग्जाम में अच्छे से अब क्या होगा आगे कर पाएंगे। अब देखिए इसको समझना कैसे है। एक ऑब्जेक्ट है जो फॉल कर रहा है, ऊपर से नीचे मैंने गेंद को क्या करा, ऊपर से नीचे मैंने गेंद को क्या करा, फेंक दिया। यहाँ पर क्या हो गया, ये
एक मिनट यहाँ पर मैंने क्या करा, ऊपर से नीचे को बॉल को फेंका, बॉल ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है, तो उस पर यहाँ पर पार्टिकल हैं एयर के कण हैं, एयर के पार्टिकल हैं। तो आपने देखा होगा जब आप अपने हाथ को इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं, आप गाड़ी में बैठे हैं और अपने हाथ को बाहर निकालिए, तो गाड़ी आगे को जा रही है तो आपका हाथ आप देखेंगे उस पर एक धक्का भी लग रहा है, तो जो एयर के पार्टिकल हैं वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है काम कर रहे हैं। तो सेम ऐसे ही जो एयर फ्रिक्शन है, एयर के पार्टिकल से आपका हाथ जो है कॉन्टैक्ट में आ रहा है, तो वहाँ पर घर्षण होगा, वहाँ पर फ्रिक्शन होगा, और वो फ्रिक्शन क्या करेगी, जो गाड़ी आगे को जा रही है आपके हाथ को रोकने की कोशिश करेगी। तो ये आपका एक तरह से एयर फ्रिक्शन हो गया। तो जब बॉल ऊपर से नीचे गिर रही है तो जो पार्टिकल हैं वो बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ क्या करेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो क्या लग रहा है, अपोजिट टू ग्रेविटी लग रहा है, गुरुत्व के विपरीत लग रहा है। गुरुत्व क्या होता है, जैसे सेब ऊपर फेंका तो वो नीचे ही आएगा, तो वो जो नीचे आ रहा है वो तो ग्रेविटी है, तो नीचे आना तो ग्रेविटी हुआ, लेकिन एयर रेजिस्टेंस जो पार्टिकल के कण हैं वो वस्तु को उसके विपरीत रोकने की कोशिश करते हैं, तो वो ग्रेविटी के अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट टू ग्रेविटी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिचुएशन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ स्ट्रेट लाइन। निम्न में से किस स्थिति में किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ जो है वो एक सीधी रेखा होगा, ये हमको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार अभी पीछे सेट में भी मैंने आपको ये कराया था। देखिए ये आपका ग्राफ होता है, नीचे टाइम होता है, यहाँ पर डिस्टेंस होता है। सपोज मेरा डिस्टेंस है 1 2 3 4 किलोमीटर और टाइम है मेरा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा। सपोज मेरा कोई एक ऑब्जेक्ट दो किलोमीटर पर पहले से ही खड़ा हुआ है, यहाँ पर मेरा एक ऑब्जेक्ट है। अब मेरे 1 घंटे में ये ऑब्जेक्ट अभी भी 2 किलोमीटर पे है, तो यहाँ ये ऐसे हो गया। 2 घंटे बाद ये ऑब्जेक्ट अभी भी यहीं पर है 2 किलोमीटर, मतलब चल ही नहीं रहा है, मीन्स ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। टाइम मेरा बढ़ रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट मेरा अभी भी 2 किलोमीटर पे है, और जब मैं इस लाइन को ड्रॉ करूँगी तो ये लाइन भी स्ट्रेट बनेगी। तो डिस्टेंस टाइप ग्राफ में जो लाइन स्ट्रेट कब बनेगी, एक तो तब बन सकती है जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, वस्तु क्या है, विराम अवस्था में है, जैसे अभी मैंने आपको समझाया। एक स्ट्रेट लाइन तब बन सकती है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, दूरी समय ग्राफ में, कि जब वस्तु जो है वो एक समान चाल से गति कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। और यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, एक निश्चित समय में निश्चित दूरी। जैसे फिर से अगर मैं ड्रॉ करूँ 1 2 3 4 घंटे, 1 2 3 4, मतलब 1 घंटे में मैं 1 ही किलोमीटर जा रही हूँ, फिर अगले 1 घंटे में फिर से मैंने 1 किलोमीटर कवर कर लिया, फिर अगले 1 घंटे में मैंने फिर से 1 किलोमीटर कवर कर लिया, फिर अगले 1 घंटे में मैंने फिर से 1 किलोमीटर कवर कर लिया। तो निश्चित समय में निश्चित दूरी में बार बार कवर कर रही हूँ, तो वो मेरी यूनिफॉर्म स्पीड है, एक समान चाल है, और उस केस में भी ये ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। तो डिस्टेंस टाइम के केस में 2 बार आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है, सीधी रेखा जो है वहाँ पर बन सकती है। कब, एक तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, वस्तु विराम अवस्था में है, या वस्तु यूनिफॉर्म स्पीड में है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ए और बी। देखिए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, लेकिन कब, डिस्टेंस की जगह अगर डिस्टेंस की जगह यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, डिस्टेंस नहीं, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मुझे याद आ गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के केस में भी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है और वहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। लेकिन डिस्टेंस टाइम के ग्राफ केस में यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन केस में वहाँ पर स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 3 ए और बी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो कि कंटेंट का है, इसके बाद हम पेडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे। कैलाइडोस्कोप इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये जो कैलाइडोस्कोप है किस नियम पर आधारित है, ये हम अपने चैप्टर में पढ़ते हैं जहाँ पर हम मिरर पढ़ रहे होते हैं, जहाँ पर हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे होते हैं, वहाँ पर हमारा प्लेन मिरर आता है। प्लेन मिरर के कॉन्सेप्ट में ही ये कैलाइडोस्कोप का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर हर बार एक नया पैटर्न देखने को मिलता है। नोट्स में भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, वहीं से क्वेश्चन है। तो कैलाइडोस्कोप किस प्रिंसिपल, किस नियम पर आधारित होता है, तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर आधारित होता है, प्रकाश के परावर्तन में। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, 2 मिरर, देखिए एक मिरर ये है और एक मिरर ये है, और ये एक जो है पट्टी जो है इस पर लगा दी गई है। तो ये जो 2 मिरर हैं ये एक एंगल पर रखे जाते हैं और दोनों एज से कनेक्टेड हैं, तो ये फॉर्म करता है क्या, एक कैलाइडोस्कोप नॉर्मली। और इसमें क्या होता है, हर बार जो है एक नया पैटर्न जो है वो देखने को मिलता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कॉन्सेप्ट पर आधारित है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। और इस तरह से हमने कंटेंट के सारे क्वेश्चन देखे। देखिए साइंस पेपर 2 के लिए अगर आपको साइंस के नोट्स चाहिए जो कि बायलिंगुअल हैं, उसी के साथ साथ नोट्स के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर 2021-22 जो पिछली बार आए थे सभी शिफ्टों के वो क्वेश्चंस विद आंसर्स, और जो अब
आपकी शिफ्टों के सारे पेपर जब हो जाएंगे मई लास्ट तक, वो भी मैंने सब बच्चों को बोल दिया उनको मिल जाएंगे, तो सारे प्रीवियस ईयर 21-22 के सारे शिफ्ट के और 22-23 के सारे शिफ्ट के विद आंसर्स आपको मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, 120 रुपीज़ जो है मेरी UPI ID है shilpi8@paytm, या फिर मेरी गूगल IT है jarshilpi@okicici, इन पर पेमेंट करनी है आपको 120 रुपये की। या अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरी मेल ID पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, मैसेज करके नोट्स जो हैं वो ले सकते हैं 9411662115। तो आपको साइंस के सबसे अच्छे नोट्स जो हैं, इसमें NCERT की कंप्लीट समरी है, वो बहुत ही अच्छे से मिल जाएगी। और जब आप उसको पढ़ेंगे ना और उसके बाद ये 2023 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 80% लगभग जो है सब चीज़ें जो हैं वो आपको नोट से ही देखने को मिलेंगी। लेकिन जो पूछने का तरीका है आपका CTET में वो थोड़ा बहुत अलग होता है, और वो कैसे क्लियर होगा, जब नोट्स आप पढ़ लेंगे और उसके बाद जब ये प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तो वो तरीका भी आपको समझ में आ जाएगा। और इसके बाद जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आप डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर जो है वो साइंस में करेंगे। पिछली बार 3 से 4 बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने 28 मार्क्स जो हैं साइंस में स्कोर किया। अब आप देख सकते हैं पेपर कैसा था, फिर भी वो 28 नंबर लेकर आए। और 27 नंबर लाने वाले भी बच्चे थे जिन्होंने मेरे को अपनी रिजल्ट जब आया था वो भेजी थी व्हाट्सएप पर। और 23, 24, 25 नंबर लाने वाले तो बहुत ही सारे स्टूडेंट थे। तो आप मैम पर भरोसा कर सकते हैं, आप साइंस में जो है बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। आप कम्युनिटी टैब में भी जाकर देख सकते हैं, मेरा कोई फेक नहीं है। मैंने जब भी पढ़ाया है बच्चों को जेन्युइन पढ़ाया है, और जो बच्चों ने स्कोर किया है वो भी जेन्युइन ही बताया है। तो कम्युनिटी टैब में भी बहुत बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था पिछली बार भी कि मैम बहुत चीज़ें जो हैं, सारी चीज़ें जो हैं, जो आप जैसे पढ़ाती हैं, जिस तरीके से पढ़ाती हैं, वहाँ से हमें बहुत हेल्प होती है। तो आप इस चैनल पर पूरे जो ट्रस्ट है वो साइंस के लिए एटलीस्ट आप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे पैडागोजी के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 जो कि पैडागोजी का है। और एक बात आपको अभी याद रखनी बहुत ज़रूरी है कि जब कंटेंट लेंदी आता है, जैसे अभी हमने देखा कितने बड़े बड़े लेंदी क्वेश्चन थे जो पूछे गए, तो उस केस में फिर पैडागोजी थोड़ी कम लेंदी होती है और वो थोड़ी इजी भी होती है। तो ये पैटर्न आपको अपनाना है एग्जाम में। जब आपको लगे कि कंटेंट बहुत टफ सा लग रहा है, पैडागोजी करें, तो उसके बाद वहाँ क्वेश्चन में पहुँचने की कोशिश करें जहाँ से पैडागोजी है। तो उस केस में पैडागोजी थोड़ी ईजी देखने को मिलेगी। अगर पैडागोजी टफ है तो कंटेंट आसान होता है, और कंटेंट टफ होता है तो पैडागोजी आसान होती है। ये पैटर्न CTET में देखने को मिलता है। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन बहुत लेंदी थे, अब आप देखेंगे पैडागोजी जो है उतनी लेंदी नहीं होगी, इजीली सॉल्व हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट सब्सक्राइब टू बी अ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इन साइंस क्लासरूम। निम्न में से कौन विज्ञान कक्ष में एक रचनात्मक उपागम का अनुमोदन नहीं है। देखिए, जो रचनात्मक उपागम होता है, इसमें मैंने बताया था पहले भी, जो बच्चों को स्टेज पर ड्रामा वगैरह हैं वो कराए जाते हैं, एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, जैसे फेयर वगैरह ऑर्गेनाइज करवा लिया, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को दिखाती हैं बच्चे में। तो कौन सा इसमें नेगेटिव पॉइंट है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को लेकर, वो हमें यहाँ बताना है। विज्ञान की कक्षा में स्टूडेंट वर्क कोलैबोरेटली एंड एंगेज इन टास्क ओरिएंटेड डायलॉग। विद्यार्थी सहयोगात्मक कार्य करते हैं और कार्य अभिमुख संवाद करते हैं। तो ये तो बिल्कुल क्रिएटिविटी कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच को दिखाता है। जहाँ क्रिएटिविटी होगी वहाँ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच वहाँ पर आती है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। टीचर एलेक्ट स्टूडेंट आइडियाज़ एंड एक्सपीरियंस टू प्लान टीचिंग लर्निंग। बिल्कुल, शिक्षक क्या कर रहा है, शिक्षण अधिगम योजना के लिए विद्यार्थियों के विचार एवं अनुभव, जहाँ पर वो है कुछ पढ़ाने के लिए उनके विचार और अनुभव जानते हैं, ये बात भी यहाँ पर सही है। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को यहाँ पर दिखा रहा है। टीचर यूज स्पेसिफिक आउटकम बेस्ड एंड टर्म असेसमेंट ओनली टू गिव फीडबैक, यही यहाँ पर निगेटिव पॉइंट हो जाएगा। शिक्षक केवल प्रतिपुष्टि देने के लिए विशिष्ट प्रतिफल आधारित अंत सत्र मूल्यांकन का प्रयोग कर रहा है। देखिए, यहाँ पर सिर्फ फीडबैक के पर्पस से वो ऐसा कर रहा है कि बच्चों का एंड टर्म असेसमेंट कर रहा है। और एंड टर्म असेसमेंट जो होता है, जो अंत सत्र का मूल्यांकन होता है, वो साइंस में कभी भी अच्छा नहीं होता। साइंस में हमेशा फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो बीच बीच में हम बच्चे का मूल्यांकन असेसमेंट करते हैं, वो अच्छा होता है। एंड टर्म में क्या होता है, इसमें तो मार्क्स वगैरह पर फोकस करा जाता है। तो वो चीज़ यहाँ पर होगी, और वो भी टीचर कर रहा है पर्टिकुलर अपने उद्देश्य के लिए, वहाँ पर फीडबैक के लिए। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में बच्चे को देखा जाता है कि बच्चे की क्रिएटिविटी क्या है, बच्चे को कार्य दिए जाते हैं। तो इसी वजह से ये पॉइंट यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा। बाकी स्टूडेंट आर गिवन फ्रिक्वेंट अपॉर्चुनिटी टू एंगेज इन कॉम्प्लेक्स एंड मीनिंगफुल प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क। विद्यार्थियों को जटिल एवं अर्थपूर्ण समस्या समाधान कार्य को करने के अवसर बारंबार प्रदान किए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की तरफ इशारा करती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर निगेटिव।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग साइंटिफिक नॉलेज। वैज्ञानिक जो ज्ञान है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ये हमको बताना है। साइंस इज अ सोशल एंटरप्राइज, बिल्कुल विज्ञान जो है वो एक सामाजिक उद्यम है। विज्ञान समाज को लेकर ही चलता है, जैसे जैसे समाज बढ़ता है वैसे ही विज्ञान में जो है विकास देखने को मिलता है। तो साइंस एक सोशल एंटरप्राइज है, ये बात सही है, और यही यहाँ पर साइंटिफिक नॉलेज को लेकर सही जो है स्टेटमेंट हो जाएगा, सही कथन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। बाकी सारे देख लेते हैं क्यों गलत हैं। साइंटिफिक मेथड इज़ ओनली, देखिए जब भी इस तरह का जाता है कि किसी पर्टिकुलर चीज़ को ही हम अच्छा बताकर दूसरी चीज़ों को अच्छा नहीं बताते, तो वो हमेशा नेगेटिव पॉइंट होता है। करेक्ट मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण की सही प्रक्रिया केवल वैज्ञानिक प्रक्रिया है, नहीं, ये बात यहाँ पर गलत हो गई है। फिर क्या है, सेरेंडिपिटी हैज़ नो रोल इन साइंस, जो आकस्मिकता होती है उसकी विज्ञान में कोई भूमिका नहीं होती, इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। आपने देखा होगा बहुत से साइंटिस्टों ने अचानक से वो डिस्कवरी कर ली थी जो उन्होंने सोची भी नहीं थी। तो यही तो है आपकी सेरेंडिपिटी। जैसे मैं कोई चीज़ चाह नहीं रही लेकिन वो अचानक से हो गई, जो मुझे मेरा गोल था वो मुझे अचानक से मिल गया। साइंस में ऐसी चीज़ें बहुत हुई हैं कि साइंटिस्ट कर कुछ रहे थे और उनको मिल कुछ गया, तो सेरेंडिपिटी का बहुत बड़ा रोल होता है साइंस में, और ये कह रहे हैं नहीं रोल है, तो ये भी नेगेटिव पॉइंट है। ऑल साइंटिफिक आइडियाज़ आर वेरीफाइड बाय कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, देखिए साइंस में कुछ भी स्टेप बाय स्टेप नहीं होता, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट यहाँ पर नहीं होते, नियंत्रित प्रयोग नहीं होते, यहाँ पर अनियंत्रित प्रयोग होते हैं, तो इस वजह से ये भी यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, जेंडर सेंसिटिव पैडागोजी से एक क्वेश्चन पक्का साइंस में आना ही आना है। विज्ञान में लिंग संवेदनशील शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है, क्या इंपॉर्टेंट है, ये हमको यहाँ पर बताना है। एड्रेसिंग जेंडर स्टीरियोटाइप रिप्रेजेंटेड इन कैरिकुलम, देखिए जो कैरिकुलम में दिया है पाठ्यचर्या में प्रदर्शित लिंग रूढ़धारता को संबोधित करना, उसको प्रोत्साहित करना, उसको बढ़ाना, उसको बताना बच्चों को कि देखिए जेंडर जो स्टीरियोटाइप है जो बताई गई है उसको एक्सप्लेन करना, एड्रेस करना कि ये क्या है, ये है भी या नहीं है। तो बिल्कुल जब टीचर बताएगा कि ऐसा कुछ नहीं है, लड़कियां भी बराबर जो है हर चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रही हैं। इंदिरा गांधी जो है, अब स्टीरियोटाइप जैसा तो कुछ है ही नहीं, इंदिरा गांधी जो हैं वो कितनी कितनी पावरफुल जो है वो पीएम रही थी, जैसे बोल देते हैं कि लड़कियां जो हैं इस पद तक नहीं जा सकती। तो ये इन चीज़ों को अगर बताएगा टीचर, एड्रेस करेगा, तो तभी जो है ये चीज़ें खत्म होंगी, तो ये पॉजिटिव पॉइंट हो गया। गिविंग मोर अपॉर्चुनिटीज़ टू गर्ल, देखिए जब गर्ल्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देंगे, दोनों को इक्वल रखना है, हमेशा ऐसा नहीं करना कि एक को ज़्यादा एक को कम करना है, तो इस वजह से ये भी नेगेटिव पॉइंट हो गया। यूजिंग जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज, जब भी ये ऑप्शन आ जाए यूजिंग जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज इन क्लासरूम इंटरेक्शन, तो ये याद रखिएगा हमेशा ये पॉजिटिव पॉइंट होता है। कक्षा कक्ष अन्योन क्रिया में लिंग संवेदी भाषा का प्रयोग करना, जब जेंडर सेंसिटिव चीज़ें बताई जाएंगी तभी लड़कियां लड़कों की प्रॉब्लम और लड़के लड़कियों की प्रॉब्लम जो है वहाँ पर समझ पाएंगे, तो ये यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट होगा। ए और सी मेरे जो है यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट है, बी तो पॉजिटिव पॉइंट है नहीं, और बी पॉजिटिव पॉइंट नहीं है तो ऑटोमेटिक आपको दिख गया 3 ऑप्शन यहाँ से बाहर होंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बाकी असाइनिंग जेंडर बेस्ड टास्क टू द स्टूडेंट, अगर हम जेंडर बेस्ड टास्क देंगे तो कहीं ना कहीं वो स्टीरियोटाइप की तरफ ही हमको लेकर जाता है, और हमें उसे क्या करना है, ख़त्म करना है। विद्यार्थियों को लिंग आधारित कार्य बांटना, ये बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है, तो ए और सी आपका जो है वो यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, कमेंट ऑन द फ्लोइंग स्टेटमेंट, निम्न कथन पर टिप्पणी कीजिए। डिफरेंशिएटेड असेसमेंट नीड टू बी यूज्ड इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, साइंस क्लासरूम, किसी समावेशी विज्ञान कक्षा कक्ष में विविधि मूल्यांकन का उपयोग करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, देखिए जो इंक्लूसिव क्लासरूम होती है, समावेशी कक्षा होती है, उसमें हर तरह का बच्चा आता है, अलग अलग जगहों का बच्चा होता है, उनकी मातृभाषा अलग होती है, हो सकता है कोई बच्चा किसी चीज़ में एक्सपर्ट है, कोई किसी चीज़ में वीक है, मतलब यही तो इंक्लूसिव क्लासरूम होती है जहाँ पर हर तरह का बच्चा जो है वो देखने को मिलता है, और सबके असेसमेंट मूल्यांकन के लिए हम एक तरीका यूज़ नहीं कर सकते। तो डिफरेंशिएटिंग असेसमेंट, वहाँ पर जो है विविधि मूल्यांकन करा जाता है, हर बच्चे का जो मूल्यांकन है वो उसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग, उसके ही उसका जो बिहेवियर है वो जिस तरह का है उसके अकॉर्डिंग किया जाता है, तो ये बात यहाँ पर सही है। यस, एज इट गिव अपॉर्चुनिटी टू ऑल लर्नर, बिल्कुल ये है जो है, क्योंकि यह सभी अधिगमकर्ताओं को अवसर देगा। अगर हम एक ही तरीके से सबका मूल्यांकन करेंगे तो उसमें जो हो सकता है, जैसे एक बच्चा है वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है लेकिन उसको क्रिकेट वगैरह वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, तो इस बेसिस पे अगर हम एक ही तरह का मूल्यांकन करेंगे तो हम जो दूसरा बच्चा है उसकी जो क्वालिटी है वो नहीं देख पाएंगे। तो हमें क्या है कि डिफरेंशिएटेड असेसमेंट करनी चाहिए, विविधि मूल्यांकन करनी चाहिए, ताकि बराबर अपॉर्चुनिटी जो है वो लर्नर को मिल सके, अवसर जो है बराबर मिल सके, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, असेसमेंट ऑफ नहीं है, असेसमेंट फॉर लर्निंग इन साइंस डज नॉट इंक्लूड, विज्ञान में अधिगम का मूल्यांकन सम्मिलित नहीं करता, ये हमको ये बताना है।
यहाँ पर ये नहीं करता क्या, रैंकिंग आफ्टर एंड टर्म। रैंकिंग कभी भी अच्छी नहीं बताई गई, चाहे आप सीडीपी में भी पढ़ते हैं तो आपको बताया गया कि रैंकिंग जो है वो बहुत ही नेगेटिव पॉइंट बताया गया है, तो इसी वजह से ये तो वैसे भी हट जाएगा। अंत सत्र परीक्षा के उपरांत श्रेणीबद्धता करना, बच्चों को रैंक देना। अब देखिए आपने देखा ही होगा, अब रैंक नहीं दी जाती, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है वो अनाउंस नहीं किया जाता, टॉप 5 बच्चों को ही बता देते हैं या टॉप 10 बच्चों को बोल देते हैं कि ये सब इक्वल हैं। तो इस तरह की चीज़ें अब होती हैं और ये बहुत ही सही है, क्योंकि इससे बच्चे जो हैं वो एक दूसरे को ना तो चिढ़ाएंगे और ना ही उनमें कोई हीन भावना जो है वो देखने को मिलेगी। तो ये असेसमेंट फॉर लर्निंग जो होता है, इसमें क्या आता है, सेल्फ असेसमेंट भी आता है, स्वत मूल्यांकन भी आता है, जहाँ पर हम खुद सोचते हैं, गहन चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है वो उसका मूल्यांकन होता है, तो ये भी आ जाएगा इसमें। फॉर्मल और इनफॉर्मल प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट, फॉर्मल और इनफॉर्मल जो प्रोसीजर होता है असेसमेंट का, मूल्यांकन का औपचारिक और अनौपचारिक विधियाँ जो हैं वो भी इसमें आती हैं। फीडबैक फॉर स्टूडेंट, विद्यार्थियों के लिए प्रतिपुष्टि, ये सब यहाँ पर आ जाएंगे। क्या इसमें इंक्लूड नहीं होगा, रैंकिंग आफ्टर एंटम जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26, रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट, कथनों को पढ़िए और इसमें हमें बताना है कौन सा अवलोकन है, कौन निष्कर्ष है, विच इज़ ऑब्जर्वेशन, विच इज़ इन्फ्रेंस। और इस तरह का क्वेश्चन 2023 में ज़रूर आएगा कि कौन सी ऑब्जर्वेशन होती है और कौन सी इन्फ्रेंस होती है। और ये बहुत ईजी क्वेश्चन होता है। जब हम कोई कार्य कर रहे होते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, सिंपली उसको देख रहे होते हैं और देखकर हम एज इट इज़ अपनी कॉपी में लिख देते हैं, वो ऑब्जर्वेशन होता है। लेकिन उससे पर्टिकुलर एक चीज़, अगर जैसे मतलब आपने वो एक्सपेरिमेंट बार बार कर रहे हैं और बार बार वही चीज़ आ रही है वहाँ से निकल कर, तो जब वो फाइनल रिजल्ट जो निकल कर आया, जैसे लिटमस का पेपर है, उस पर अगर आपने कुछ चेक किया तो उससे जब आप कर रहे हैं तो वही चीज़ बार बार आ रही है, तो उसमें आपने एक पर्टिकुलर रिजल्ट निकाला, तो जो रिजल्ट निकल कर आता है वो इन्फ्रेंस होता है, वो आपका निष्कर्ष होता है। लेकिन जो आप देख कर लिख रहे हैं सिंपल एज इट इज़, वो आपकी ऑब्जर्वेशन है, वो आपका अवलोकन है। अब क्या है यहाँ पर S1, जो स्टेटमेंट S1 है वो है, अ सैंपल ऑफ वाटर हैज़ बॉइलिंग पॉइंट 102 डिग्री सेल्सियस। ये थ्योरी में भी क्वेश्चन था। जल के एक नमूने का जो कथनांक है वो 102 डिग्री सेल्सियस है। इट मीन्स ये तो हमें मतलब एक बच्चे ने बस देखा, सैंपल ऑफ वाटर हैज़ बॉइलिंग पॉइंट 102 डिग्री, तो जो देखा उसने वो लिख दिया, तो सीधी सी बात है ये जो S1 है यहाँ पर वो क्या है, वो अवलोकन है। तो ये तो क्लियर हो गया, ये ऑब्जर्वेशन है। देयर में भी सब इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन द सैंपल, इससे एक निष्कर्ष, एक इन्फ्रेंस निकल कर आया कि वह उस नमूने में कुछ अशुद्धियाँ जो हैं वो उपस्थित हो सकती हैं, तभी तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री नहीं है, क्योंकि जो प्योर वाटर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है और फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन अगर फ्रीजिंग पॉइंट 102 डिग्री सेल्सियस है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट अगर 102 है, तो सीधी सी बात है जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी उसका कम होगा, 0 से कम होगा, और वो तभी होगा जब वो वाटर कैसा है, वो वाटर जो है वो आपका इम्प्योर है, उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं। तो यहाँ पर जो S1 है मेरा स्टेटमेंट है, S1 वो मेरी ऑब्जर्वेशन है, वो अवलोकन है, और S2 मेरा निष्कर्ष है, इन्फ्रेंस है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, विच ऑफ द फ्लोइंग अप्रोचेज इज बेस्ट सूटेड टू डेवलप डिडक्टिव रीजनिंग इन लर्नर वाइल टीचिंग अबाउट सिंपल एंड कंपाउंड लीव। सरल और संयुक्त प्रणों के विषय में शिक्षण करते हुए अधिगमकर्ताओं में निगमनात्मक विवेचना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन से उपागम सर्वोत्तम अनुकूलित हैं, ये हमको यहाँ पर बताना है। इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, जब पहले हम एग्जाम्पल बताते हैं और फिर एक्सप्लेन करते हैं, और इसमें क्या होता है कि पहले हम एक्सप्लेनेशन करते हैं और बाद में हम एग्जाम्पल बताते हैं, जो आपकी डिडक्टिव रीजनिंग होती है। तो एक्सप्लेन द फीचर ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड लीव एंड आस्किंग स्टूडेंट टू क्लासीफाई द लीव्स। बिल्कुल ये हो गया, पहले हमने एक्सप्लेन कर दिया और फिर बाद में उनको क्लासीफाई करने के लिए किया, तो बिल्कुल ये डिडक्टिव रीजनिंग की तरफ ही इशारा करता है। सरल और संयुक्त पर्णों के लक्षण समझाइए और विद्यार्थियों को पर्णों के वर्गीकरण करने के लिए कहिए, तो ये आपका डिडक्टिव रीजनिंग में आएगा। बाकी सारे ऑप्शन यहाँ से हट जाएंगे। बाकी आस्किंग स्टूडेंट टू एक्सप्लेन द डिफरेंस, देखिए हमने खाली बच्चों से ही बोल दिया पहले। देखिए जब भी डिडक्टिव होता है, जब भी निगमनात्मक होता है, तो वहाँ पर टीचर जो है पहले कुछ एक्सप्लेन करेगा, उसके बाद बच्चों को कुछ करने के लिए कहेगा, इस वजह से ये ऑप्शन बाहर। फिर क्या कह रहा है, शोइंग डिफरेंस लीव टू द स्टूडेंट एंड आस्किंग देम टू लिस्ट देयर फीचर। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कुछ एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नहीं करी, उसने क्या करा, एग्जाम्पल ही दिया अलग अलग लीवों का, तो वो एग्जाम्पल ही यहाँ पर दे रहा है, तो कहीं ना कहीं डिडक्टिव रीजनिंग को नहीं दिखा रहा है। आस्किंग स्टूडेंट टू ऑब्जर्व, यहाँ पर बच्चों से ही करने के लिए कुछ कहा जा रहा है पहले, तो वो इंडक्टिव होगा ना कि डिडक्टिव, तो इस वजह से ये भी यहाँ पर हट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पर सही है, जो कि आपकी डिडक्टिव रीजनिंग निगमनात्मक विवेचना का जो है वो विकास करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज आर बेस्ट सूटेड टू प्रमोट आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग इन साइंस। विज्ञान में कला समकालीन अधिगम को प्रोत्साहन देने के लिए निम्न में से कौन सी रणनीति सर्वाधिक अनुकूल है, ये हमको बतानी है। देखिए साइंस में आपने देखा होगा आर्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बच्चे प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं, प्रोजेक्ट वर्क बच्चों को दिए जाते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया जाता है चार्ट पेपर पे, और आपने देखा होगा डायग्राम जो है बच्चों से बनवाए जाते हैं। तो वो आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग है, क्योंकि हम उसमें क्या करें, आर्ट को भी लेकर साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग वहाँ पर हो जाती है। तो कौन सी स्ट्रैटेजीज जो हैं वो बेस्ट सूटेड होंगी उसको प्रमोट करने के लिए। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे डायग्राम वर्क करना ही नहीं चाहते, उनको प्रोजेक्ट वर्क में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो उसको प्रमोट करने के लिए साइंस में बेस्ट मेथड क्या होंगे, बच्चों को प्रोजेक्ट कार्य देना दे। बिल्कुल, जो बच्चों को आर्ट में इंटरेस्ट नहीं है और उन्हें आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग हमें करानी है, कला समकालीन अधिगम के लिए उनको प्रोत्साहित करना है, तो उसमें प्रोजेक्ट वर्क जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। फील्ड ट्रिप, देखिए क्षेत्रीय दौरे क्या होते हैं, उनमें बच्चे चीज़ों को देखते हैं, बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स वगैरह वहाँ पर देखते हैं, क्रिएटिविटी वहाँ पर वो दिखती है, ड्राइंग बनी हुई उनको दिखती हैं अलग अलग जगह जब वो घूमने जाते हैं बहुत से मॉन्यूमेंट में, तो कहीं ना कहीं वो आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग को वहाँ पर प्रमोट करता है। और ए और बी बिल्कुल वहाँ पर सही दिख रहे हैं। देखिए जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है, ये क्या होता है, जैसे आपने कुछ देखा और उसको लिख दिया, तो देख के लिखना जो है वो आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग को प्रमोट नहीं करेगा। तो क्योंकि यहाँ पर कुछ भी आर्ट से रिलेटेड नहीं है, तो ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड सी यहाँ से बाहर होगा, सी यहाँ से बाहर होगा, तो ये दो ऑप्शन यहाँ पर बाहर हुए। अब ए बी में या तो डी सही है या ई सही है, ये सबसे बेस्ट होंगे। तो देखिए जनरल राइटिंग भी इसमें क्या हो रहा है, लिख रहे हैं, और आर्ट इंटीग्रेटेड में लिखना थोड़ी आएगा, लिख तो हम रहे ही हैं, साइंस में लिखते तो हम हैं ही। आर्ट इंटीग्रेटेड बच्चों को आर्ट का महत्व बताना कि साइंस में उसको लेकर साथ में पढ़ना है, तो इसलिए जनरल राइटिंग भी यहाँ से हट जाएगा। और जब ई हट जाएगा तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर आंसर होगा। पोर्टफोलियो, फील्ड ट्रिप और प्रोजेक्ट, इनके थ्रू बच्चों में हम क्या कर सकते हैं, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग जो है उसको प्रमोट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी कॉल्ड एज इंक्वायरी टीचिंग स्ट्रैटेजीज इन साइंस। निम्न में से किसे विज्ञान की जांच आधारित शिक्षण रणनीति कहा जाता है। देखिए जो इंक्वायरी टीचिंग होती है, इसमें बच्चे क्या करते हैं, खुद से चीज़ों की खोज करते हैं, खुद से चीज़ों को पता लगाने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, तभी तो वो इंक्वायरी होगा, अन्वेषण होगा। तो उसी को लेकर हमें यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट जो है वो बताने हैं। प्रोवाइडिंग डिटेल स्टेप फॉर इन्वेस्टिगेशन बाय टीचर। अब देखिए जब टीचर ही उनको सारे स्टेप चरण जो है उनके सामने प्रस्तुत कर देगा, तो बच्चे वहाँ पर अन्वेषण करेंगे क्या, तो ये तो अन्वेषण जो इंक्वायरी है उसकी एक अच्छी विधि नहीं होगी। तो ए तो यहाँ पे बिल्कुल ही निगेटिव पॉइंट दिख रहा है, और जब ए निगेटिव पॉइंट दिख रहा है तो दो ऑप्शन हो गए यहाँ से बाहर। तो सेकंड या थर्ड ऑप्शन अब आपका आंसर है। दोनों ऑप्शन में सी कॉमन है, इट मीन्स सी तो यहाँ पर पक्का सही है। लर्नर इन्वेस्टिगेटिंग देयर आइडियाज़, बिल्कुल अधिगम करता अपने विचारों की खोज कर रहे हैं ना, तो वो जब अपने विचारों जो उनके मन में हैं उसी को वो कर रहे हैं, तो वही तो इंक्वायरी है, और फिर उसके आधार पर किसी निष्कर्ष पर जा रहे हैं, वो होता है। तो अब देखिए डी पॉइंट जब मैं देखती हूँ, लर्नर कंक्लूडिंग ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस एंड डेटा, अधिगम करता प्रमाण और आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। तो देखिए ये इंक्वायरी में होता है, जो हमारे पास तथ्य होते हैं, जो एविडेंस होते हैं, जो डेटा होता है, उसके आधार पर ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, वो इंक्वायरी टीचिंग में बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। तो डी यहाँ पर सही होगा, और जब सी और डी यहाँ पर सही दिख रहे हैं तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। बी इतना अप्रोप्रिएट नहीं होगा। लर्नर पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप डिस्कशन, समूह परिचर्चा में अधिगमकर्ताओं का भाग लेना, उसमें तो सब बच्चे जो है एक साथ अपने आइडिया देंगे, तो उसमें बच्चा अपने आइडिया के थ्रू खुद से अपने अंदर जो इंक्वायरी है वो वहाँ पर अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगी, इसलिए बी यहाँ ना होकर थर्ड ऑप्शन सी और डी जो है यहाँ पर बेस्ट मेथड होंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ऑल्टरनेट कॉन्सेप्शन। देखिए प्रीवियस ईयर 2021-22 में ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत, मतलब इससे क्वेश्चन बहुत बने थे। अल्टरनेट कॉन्सेप्शन का मतलब होता है कि वही चीज़, जैसे मैंने आपको जो एक एग्जांपल में समझाया था कि जैसे बच्चों को ये लगता है पानी में हम डूब जाएंगे, लेकिन असल में अगर आपको स्विमिंग आती है तो आप पानी में नहीं डूबेंगे। तो ये ऑल्टरनेट कॉन्सेप्शन हो गया कि बच्चा ये सोचता है कि पानी में डूबेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। तो ये ऑल्टरनेट कॉन्सेप्शन होता है। तो ये बताना, इसके रिगार्डिंग हमें करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर बताने हैं। निम्न में से कौन से कथन विज्ञान में जो बच्चों की वैकल्पिक अवधारणाएँ होती हैं उनके संदर्भ में क्या सही है। दे आर स्टेबल, देखिए ये स्टेबल होती हैं, ये स्थायी होती हैं, बिल्कुल बच्चे के माइंड में वो सेट होता है, और तभी इनको बदलना जो होता है वो बहुत ही मुश्किल होता है। दे आर इजी टू चेंज, नहीं, इनको परिवर्तन करना बहुत मुश्किल होता है।
जो बच्चे के माइंड में सेट हो जाता है, कहते हैं ना कभी कभी बच्चे को इस चीज़ से डर लगने लगता है तो फिर उसको बहुत लंबे टाइम तक लगता है, तो वो अल्टरनेट कंसेप्शन है, बच्चे ने गलत सोच लिया और उसको बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो याद रखेंगे ये अल्टरनेट कॉन्सेप्शन में जब भी ये आ जाए दे आर इजी टू चेंज, तो याद रखेंगे वो हमेशा नेगेटिव पॉइंट होता है, इनको बदलना बहुत ही मुश्किल होता है। टीचर को बहुत ही प्रॉपर एग्जाम्पल बताने होते हैं, उनकी वर्तमान ज्ञान को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को वहाँ तक ले जाना पड़ता है, तब जाकर जो उनके ऑल्टरनेट कॉन्सेप्शन है वो वहाँ पर दूर होते हैं। तो बहुत आसानी से इनको बदला नहीं जा सकता। तो बी तो यहाँ पर नहीं आएगा और बी नहीं आएगा, तो ये दो ऑप्शन हो गए यहाँ पर बाहर। और ए तो आपका पक्का सही था, जब ए पक्का सही था तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मेरा यहाँ पर सही हो जाएगा। दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑब्जर्वेशन, ये अवलोकनों द्वारा प्रभावित होती हैं। जो हमें दिखता है हम वही मान लेते हैं, ठीक है, बस हमें दिखता है कि पानी गहरा है तो हम डूब जाएंगे, तो जो हमें लगता है हम वही मान लेते हैं और यही हमारे ऑल्टरनेट कॉन्सेप्शन होते हैं विदाउट डूइंग एनी एक्सपेरिमेंट। साइंस में जो दिखता है वो मानते नहीं हैं, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी जो हैं वो करे जाते हैं। तो ये इन्फ्लुएंस बाय द ऑब्जर्वेशन होती हैं, ये बात यहाँ पर सही होगी। दे रिफ्लेक्ट चिल्ड्रन इनएबिलिटी, कि ये विज्ञान में समझने में बच्चों की असमर्थता को प्रदर्शित करते हैं। देखिए निगेटिव पॉइंट, अगर बच्चा अल्टरनेट कॉन्सेप्शन रखता है इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे की जो है वो एबिलिटी नहीं है साइंस को अंडरस्टैंड करने की, तो ये निगेटिव पॉइंट हो जाएगा। तो पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर क्या होगा, ए और सी। और मुझे लगता है ये क्लियर बी हो गया होगा आपको। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें और चैनल से बने रहें।